2 किताब पढ़ के आया है भाई, हमारे तो बाप दादा खेती करते आए हैं, तुम हमें क्या सिखाओगे, क्या करना है। आदमी है ना, पैसे के लिए काम नहीं करता है, लेकिन आपने पीठ थपथपा दिया ना, उसके लिए वो जान दे देगा आपके लिए। सफलता में कोई शॉर्टकट नहीं है। मेरे फादर बोलते थे एक बिजनेस को चलाने के लिए 1000 दिन चाहिए। जालोर का जीरा है, ये बड़ा फेमस है, इसका एरोमा है वो बहुत शानदार है और इसकी खुशबू विदेशों तक महकी हुई है। और पैसा लेके मेरा रैपिड स्टार्ट किया, 1 लाख रुपए मुझे मिला था, 1 लाख रुपए में मैंने एक कंपनी स्टार्ट किया था। तो मैंने मार्केटिंग पे तो पीएचडी कर रखा है, आप समझिए ना। मार्केटिंग में मुझे पास इतना भगवान ने स्किल दिया है कि मुझे कुछ भी चीज़ बेचना है तो मेरे को बेचने का ताकत है। हमारे क्षेत्र में लड़का लड़की में बहुत भेदभाव है कि बड़े बड़े महलों में भी बेटियां दुखी है और छोटे छोटे शहरों में भी, छोटे छोटे घरों में बेटियां सुखी है। सोनू सूद ने लिखा कि ये दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं और ये आपका गुल्लक है ना, दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है। नमस्कार, स्वागत है आज के हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में। आज हम मिलवाते हैं एक ऐसी हस्ती से जिन्होंने अपने स्कूली जीवन से अपने करियर को नवीन ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए जो सपना संजोया था, आज उसे पूरा करके ही दम लिया। आज हमारे साथ में है रैपिड ऑर्गेनिक के डायरेक्टर योगेश जी जोशी, जिन्होंने अपने जीवन में मेहनत और लगन से नवीन मुकाम हासिल किया है। योगेश जी, ऑनलाइन सांचौर में पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम आपके बचपन की बात करते हैं। कैसा रहा आपका बचपन और परिवार में कौन कौन है? बचपन बड़ा नटखट रहा है और परिवार में मेरा छोटा भाई है, मेरे पिताजी थे परिवार में, माताजी थे, एक बहन है, मतलब 2 भाई हैं, एक बहन है और फादर और मदर है परिवार में। और छोटा सा परिवार रहा है। शुरुआती बचपन में मतलब ऐसा है कि मैं बड़ा क्रिएटिव था चीज़ों को लेकर और कुछ नया यूनिक करने की हमेशा जिज्ञासा थी मन में। और उसके लिए कई बार डांट भी खाई है और कई बार कई चीज़ों को गलत भी हुआ है मेरे साथ। लेकिन नॉर्मली आप समझें तो बचपन में मैं हर स्टेज परफॉर्मेंस करना और स्पीच देना, स्कूल के सांस्कृतिक प्रोग्राम में आगे रहना, ये सारे जो एफर्ट्स थे वो शुरू से थे मेरे में। और पढ़ने में ज़रूर मैं मध्यम रहा हूँ कि हाँ, पढ़ने में मेरा थोड़ा वीक रहता था, जिससे मेरे माता पिता मेरे से नाराज़ भी रहते थे इस चीज़ को। लेकिन दूसरी एक्टिविटी में बड़ा काफ़ी आगे रहता था मैं। और मेरे पिताश्री और माताश्री का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है। फैमिली में छोटा भाई है, सिस्टर है, हम सब ने स्कूलिंग यहीं से किया है और हम यहीं पढ़ते थे सांचौर के अंदर। प्रारंभिक शिक्षा आपकी कब हुई थी? प्रारंभिक शिक्षा मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं जब एक फर्स्ट क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक है, मैं यहाँ सूचना केंद्र स्कूल के पास आदर्श विद्या मंदिर स्कूल थी, वहाँ पर पढ़ता था। और शुरू से ही मतलब थोड़ा सा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ाव शुरू से रहा है मेरा। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ होने की वजह ये आदर्श विद्या मंदिर का शिक्षण और वहाँ का संस्कार है। जब मैं उस स्कूल में पढ़ता था तो मतलब देश के प्रति और देश के बारे में सोचना, देश के बारे में कार्य करना, सामाजिक कार्य करना, दूसरे लोगों के लिए कार्य करना, ये प्रेरणा वहीं से मिलती थी। और संघ का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि वो हर आदमी को एक मजबूती प्रदान करता है और अपने देश को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक हमेशा सिखाता है। तो मेरी स्कूलिंग वहाँ से रही। वहाँ से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक की शाखाओं में भी जाता था स्कूल के माध्यम से। तो 1 से लगाकर 5वीं तक मैं वहाँ पढ़ा हूँ। उसके बाद 5वीं तक ही स्कूल थी, तो उसके बाद मेरे को वापस दूसरी स्कूल में जाना पड़ा। तो मैं महावीर बाल निकेतन, जो जैनों का जो न्याती नोरा है, इसके सामने स्कूल थी पुरानी, और वहाँ पर मैंने जाके स्कूलिंग ज्वाइन की। और मैं वहाँ से मतलब आप समझिए 6ठी क्लास से लगाकर 8वीं क्लास तक मैं वहाँ पढ़ा। तो वहाँ पर मैं गया तो वहाँ मुझे वो जैन लोगों की स्कूल थी और उन जैन लोगों के साथ और उनके संस्कार को उस स्कूल में ज़्यादा डेवलप किया जाता था। तो मुझे लगा कि जैन धर्म भी बहुत अच्छा एक धर्म है जो मतलब अपने काम के लेकर और अपने धर्म और समाज को लेकर बहुत अच्छा काम करता है। तो वहाँ जाने के बाद हमें ये पता चला कि जैन लोग किस तरह से साधना करते हैं, किस तरह से कार्य करते हैं और किस तरह से आज हमारे समाज में देखें तो जैन लोग सब जगह बड़ा मुकाम हासिल कर चुके हैं। तो ये प्रेरणादायक है कि उनके संस्कारों में, उनके खून के अंदर भी मेहनत कूट कूट के भरी हुई है, क्योंकि उनके धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा वो स्टिक है इस मामले में।
उसके बाद 8वीं मेरा वहाँ से कंप्लीट हुआ। 9th में मैं हायर सेकेंडरी आ गया और उसके बाद मैं हायर सेकेंडरी के बाद मैं सीधा मेरे फादर ने मुझे हॉस्टल में भेज दिया। तो राणावास पाली के अंदर एक बड़ी हॉस्टल है, वहाँ पर मुझे भेज दिया और मैं वहाँ पर गया और वहाँ से मतलब 9th और 10th मैंने वहाँ से किया। उसके बाद मैं सिरोही आया। सिरोही आया कि मुझे आगे एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट का जो था वो इसलिए था कि मैं पास होना चाहता था, क्योंकि मेरी पढ़ाई बड़ी कमज़ोर थी। घर वाले चाहते थे कि मैं साइंस लूँ और साइंस के अंदर किसी अच्छे मुकाम पे जाऊँ, लेकिन मुझे पास होने का ही दिमाग में था कि मैं कैसे करके पास हो जाऊँ, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट चुना जिसके अंदर आपको खेती बाड़ी का है, पशुपालन का है, ठीक है, उद्यानी का है, इस टाइप का सब्जेक्ट था। तो मेरे लिए आसान था कि मुझे आराम से याद रहता था और मैं आसानी से उसको पढ़कर पास आउट हो सकता हूँ। यही थ्योरी उस टाइम मेरे दिमाग में थी कि मुझे कैसे करके पास होना है, क्योंकि अगर मैं फेल हो गया तो मेरे लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी घर में, परिवार में। तो मैंने एग्रीकल्चर लिया, 11th-12th मैंने सिरोही से किया और उसके बाद मुझे पता चला कि आप जेट का एग्ज़ाम देंगे तो आपको बीएससी में एडमिशन मिल जाएगा। तो मैंने जेट का तैयारी किया, एग्ज़ाम दिया, मुझे बीएससी में एडमिशन मिल गया और मैंने महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर कॉलेज से ही बीएससी पास आउट किया। और उसके बाद 1 साल का हम लोगों ने डिप्लोमा किया और डिप्लोमा करने के बाद फिर इस लाइन में लगातार आज तक चल रहे हैं। उस समय आपका बिहेव कैसा था? बिहेव मतलब सामान्य एक विद्यार्थी का बिहेव होता है, ऐसा ही बिहेव था कि हम लोग नॉर्मली रूटीन में दोस्तों के साथ घूमना, मस्ती करना, जाना, आना। और उस टाइम इतना सोच भी नहीं था कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। बस ये है, हाँ, थोड़ा स्पीच देने का शौक था, मंच संचालन करने का शौक था, ठीक है ना, स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने का शौक था। बस ये शौक ज़रूर थे मुझे उस टाइम पे, लेकिन ऐसा कोई बड़ा नहीं था कि बिहेव के भी लंबा सोचा हो हमने। और ये एग्रीकल्चर भी पास आउट होने के लिए लिया था कि हाँ, पास हो जाएंगे आसानी से। तो फिर डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद में कोई जॉब वगैरह किया था क्या? हाँ, डिप्लोमा कंप्लीट किया। डिप्लोमा कंप्लीट का भी रीज़न ये था कि उसमें 100% प्लेसमेंट का गारंटी था। तो मुझे लगा कि यार चलो कॉलेज हो गया है तो कम से कम हम लोग डिप्लोमा करते हैं। राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर से हम लोगों ने डिप्लोमा किया था। उसमें 6 महीने का डिप्लोमा था ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पे और उसमें 100% प्लेसमेंट की गारंटी थी। तो हमें लगा कि यार चलो कॉलेज हो गया यार, हर विद्यार्थी कॉलेज कंप्लीट करने के बाद सोचता है कि अच्छा एक सिक्योर जॉब मिल जाए। तो हमें लगा कि यार ये डिप्लोमा करेंगे तो जॉब मिल जाएगा। तो हम लोगों ने उसी आधार में इसको डिप्लोमा को किया और डिप्लोमा करने के बाद हमें 100% जॉब भी मिल गया। तो फिर ये इतनी बड़ी स्वयं की कंपनी बनाना और ऑर्गेनिक खेती करना ये कहाँ से? हाँ, ये आपने अच्छा क्वेश्चंस किया है कि ये कहाँ से सुझाव आया। देखिए, कुदरत चाहती थी कि मैं इस मुकाम पे जाऊँ और इसी सब्जेक्ट में जाऊँ। इसीलिए घर वाले साइंस दिलाना चाहते थे, लेकिन मैंने साइंस नहीं लिया। घर वाले चाहते थे कि बीएससी का अगर ग्रेजुएशन करने के बाद मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊँ, वो मैं नहीं गया। मेरा शुरू से उद्देश्य ये था कि मैं अपना स्टार्टअप स्टार्ट करूँ और मैं कम से कम अपने स्टार्टअप के तहत मैं खुद तो कमाऊं और हजारों लोगों को रोजगार देने का विचार दिमाग में उस टाइम था कि कम से कम हम लोग बहुत सारे लोगों को जोड़े हमसे और हम भी कमाए और वो भी कमाए हमारे माध्यम से। तो ये स्टार्टअप लेके मैंने दिमाग में सोचा कि नहीं, अपना को स्टार्टअप करना है। ये स्टार्टअप कहाँ से स्टार्ट हुआ कि जब मैंने इस निजी कंपनी में काम किया, वहाँ पर मुझे ऑर्गेनिक के बारे में काफ़ी सीखने को मिला। मेरी ड्यूटी टॉक में लगा रखी थी और मुझे टॉक में किसानों को जैविक खेती के बारे में समझाना, जैविक खेती से किसानों को जोड़ना, उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम देना, ये सारे कार्य मुझे करने थे। संजोग ऐसा हुआ कि हमारी कंपनी के एमडी ने एक दिन मुझे बुलाया, बोला कि बोले एक फॉरेन डेलीगेशन आया है हमारी कंपनी में, तो वो जीरा देखना चाहते हैं, इसलिए आप उसको अपने क्षेत्र में लेके जाओ। तो मुझे तो उस टाइम ये भी पता नहीं था कि मेरे क्षेत्र में जीरा बहुत ज़्यादा होता है, या क्योंकि काम जरूर किया था, किताबी नॉलेज था, लेकिन फील्ड में क्या हो रहा है वो अभी भी पता नहीं था। तो मैंने बोला ठीक है सर, मैं लेके जाता हूँ। और मैं उनको सांचौर, जालोर, बाड़मेर, यहाँ पर कुछ जीरे के फार्म में, तो उस टाइम मैंने उन डेलीगेशन के साथ पहली बार मैंने भी जीरा देखा था कि भाई हाँ, ये जीरे का क्रॉप होता है। तो उनका वहाँ पर घूमना हुआ, जयदमन डेलीगेशन ने वहाँ पर विजिट किया, कुछ किसानों से बात किया और उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया कि यार ये जो जालोर का जीरा है ये बड़ा फेमस है, इसका एरोमा है वो बहुत शानदार है और इसकी खुशबू विदेशों तक महकी हुई है, तो क्यों ना इसको यहाँ से लिया जाए।
तो वो डेलीगेशन ने हमारी कंपनी को ऑर्डर दिया और हम लोगों ने एक पहला कंसाइनमेंट यहाँ से निकाला डेलीगेशन ने। तो मुझे उस टाइम आइडिया यार, ये गोरे लोग वहाँ से यूएस से यहाँ पर आ रहे हैं, हमारी खेती देखने आ रहे हैं, कुछ यूनिक है। और वो चाहते थे जैविक करना। उनकी बातों से जितना मुझे समझ में आया है कि जैविक खेती बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा डाला जा रहा है जिससे हमारी सेहतें ख़राब हो रही है। 2009 की बात है लगभग। तो उस टाइम मतलब जैविक खेती को लोग कुछ समझते भी नहीं थे। तो वो लोग यहाँ पर आए और फिर मेरे दिमाग में जब मैं वापस गया तो दिमाग में पता नहीं, वो जब गाड़ी में वापस जा रहे थे जयपुर की तरफ, तो बैठे बैठे पता नहीं कौन से ख्यालात बदलने लगे मेरे। और बोला यार योगेश, तेरे एरिया में तो सोना पैदा हो रहा है, क्यों नहीं तू इसको स्टार्टअप बना और इसी प्रोडक्ट पे काम कर। अच्छा। हाँ, तो ये सोच के मैंने इस कंपनी को बनाने का सोचा था। तब जब जर्मन डेलीगेशन जब भारत आया था तो आपने सांचौर के किस सेक्टर के जीरे का सैंपल लिया था? हम लोगों ने सांचौर के अंदर डूठवा क्षेत्र में हम लोग गए थे। जो डूठवा में भी उस टाइम मेरे पिताजी के एक अच्छे मित्र थे, उनसे मैं फ़ोन करवा के गया था, हिंदू सिंह जी, जो अभी उस टाइम डूठवा के सरपंच थे। तो उनसे उनके खेत पे गया था और उनके खेत का हम लोगों ने जीरे का भ्रमण करवाया था। और बाड़मेर में भी 2-3 किसान थे, उनके खेत का भ्रमण करवाया था। तो मेरे पिताजी के अच्छे मित्र रह चुके हैं, तो उन्होंने अच्छा संपर्क किया मेरे से, अच्छा सपोर्ट किया, विजिट करवाया हमारा। और उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि नहीं, हमें करना चाहिए। तो उस टाइम भी हिंदू सिंह जी ने बहुत सपोर्ट किया। मतलब लीग से हट के सपोर्ट करना, हर व्यक्ति का स्वार्थ होता है सपोर्ट करने में, लेकिन ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने निस्वार्थ भाव से मेरा सपोर्ट किया। अगर मेरी सफलता में अगर कहीं कोई रोल आएगा तो उनका भी जरूर नाम आएगा, कि उन्होंने निस्वार्थ भाव से सपोर्ट किया। जब कोई भरोसा नहीं करता था तब उन्होंने भरोसा किया, ये बहुत बड़ी बात है। जो आपकी कंपनी है रैपिड ऑर्गेनिक, इसका रैपिड नाम देने का क्या रहस्य था? देखिए, रैपिड नाम देने का रहस्य था कि मेरे पास ऑप्शंस थे 3 नाम देने के लिए। तो मैंने एक रैपिड दिया, एक दूसरा, ऐसे 2 नाम दिए थे। फर्स्ट प्रायोरिटी रैपिड था। रैपिड देने का रीज़न ये था कि रैपिड का नाम फास्ट है। और मैं 2009 में 10 में कंपनी बनाया, तो मैं सोचता था कि यार मेरी कंपनी का नाम किस तेज़ी से आगे बढ़े, रैपिड की तरह आगे बढ़े। रैपिड का मतलब तेज़ है, ठीक है। जिस तेज़ गति से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, अपना ग्रोथ कर सकते हैं, अपने स्टार्टअप को बढ़ा सकते हैं और मुकाम हासिल करना था सक्सेस पॉइंट का, उसी दिमाग में रख के हम लोगों ने रैपिड नाम बनाया। और रैपिड नाम बना के जैसे ही हम लोगों ने पहला मांग रैपिड किया आरओसी से, तो हमें रैपिड मिल भी गया जो मैं चाहता था वो। तो ये मेरे लिए बड़ा प्लस पॉइंट है कि रैपिड में जिसको चाहता था वो चीज़ मुझे मिल गई। जैसे आपने नवीन कंपनी को स्टार्ट किया सांचौर में, उस समय किसानों का कैसा रेस्पॉन्स था आपका, किसानों के प्रति, उनका आपके प्रति? किसानों का रेस्पॉन्स मतलब ये समझिए कि एक एलआईसी एजेंट की तरह था। आप समझ सकते हैं कि एलआईसी एजेंट बनता है उसके लिए कितना मुश्किल है। एक पॉलिसी को जनरेट करना, किसी क्लाइंट को समझाना और किसी क्लाइंट से पॉलिसी को लेना। सेम पोजीशन मेरा था। मैं जब यहाँ पर आके स्टार्टअप शुरू किया तो मेरे फादर काफ़ी नाराज़ हो गए। यार, हम लोगों ने कभी खेतीबाड़ी नहीं की है, हमारा कोई भी पुराने मतलब बाप दादों ने कभी बिजनेस नहीं किया है, हम लोग सब गवर्नमेंट सर्वेंट में रहने वाले लोग हैं, हम लोग सैटरडे संडे छुट्टी और एक सिक्योर जॉब चाहते हैं। मेरे फादर का शुरू से मेरे पे प्रेशर था कि आप बीएससी किया है तो आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बन जाइए, एग्रीकल्चर ऑफिसर बन जाइए, या एग्रीकल्चर में या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करिए। मेरा शुरू से ये था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करना नहीं है। तो मैं हमेशा पापा की बात को टाल देता था, तो वो इस बात से काफ़ी खफा रहते थे मेरे से। वो चाहते थे कि नहीं, ये अच्छा एक अधिकारी बन जाए, और जैसा ही मेरी फैमिली में सब लोग गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो वो चाहते थे गवर्नमेंट सर्वेंट। और स्वाभाविक है, एक पिता है वो अपने बेटे के लिए सिक्योर जॉब चाहेगा। तो उन्होंने कोशिश किया, तो मुझे नहीं करता था। मेरा कॉलेज का RJ 27 पासिंग मेरे पास स्प्लेंडर था, लेके फील्ड में घूमता था, किसानों को जाता था, मिलता था, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताता था। उनको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा था। वो बोले यार ये पता नहीं क्या करता है, एक टाइम खाना खाता है, सुबह जाता है, शाम को आता है वापस, किसानों को समझाने की कोशिश करता है, और ये कर क्या रहा है। और उनको एक ये कॉन्सेप्ट नहीं रहा था। और पता नहीं, जब भी मैं घर आता था तो वो कहता है इस लड़के को कहाँ एग्रीकल्चर दिला दिया, ये तो उल्टा जा रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, सुन नहीं रहा है किसी की। और जब मैं किसानों के पास जाता था तो किसान बेसिकली, जब मैं बताता था साहब ऑर्गेनिक करना है, बिना यूरिया DAP से हटाकर आपको खेती करना है, तो किसान बोलते हैं कि यार 2 किताब पढ़ के आया है भाई, ठीक है ना, हमारे तो बाप दादा खेती करते आ रहे हैं, तुम हमें क्या सिखाओगे, क्या करना है। ऐसे जवाब मुझे ज़रूर मिले हैं।
लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने कन्विंस करने की कोशिश की। मैंने कहा देखिए पुराने ज़माने में हमारे बाप दादा क्या यूरिया डीएपी को डालते थे? उन्होंने बोला नहीं था। ये अंग्रेजों के बाद ये इस यूरिया को लाया गया है। जब हरित क्रांति आई तब इसको ज़्यादा उत्पादन बढ़ाने के लिए देश के लिए इस केमिकल का उपयोग किया गया था। तो मैंने कहा उससे पहले खेती कैसे होती थी? बोले उससे पहले तो नॉर्मल गोबर के खाद से और हल चलाकर जो आधुनिक होता था उससे परंपरागत खेती करते थे हम लोग। तो मैंने वही बताया कि भाई कुछ नहीं करना है, हमारी परंपरागत खेती को वापस लाना है। जैविक खेती का कॉन्सेप्ट सीधा क्लियर है कि जो हमारे बाप दादा हमारे पूर्वज जिस खेती को करते थे वो खेती हमें वापस करना है। तो उनको दिमाग में धीरे धीरे हम लोगों ने सेट किया। उसमें आदरणीय इंदु सिंह जी ने काफ़ी सपोर्ट किया। इंदु सिंह जी के गांव में हम लोग घूमे, लोगों को कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की। लोग नहीं समझते थे, हम इंदु सिंह जी से फ़ोन कराते थे। पहले किसान के तौर पे तैयार हुए थे इंदु सिंह जी, और उसके बाद जैसे जैसे हम लोगों ने करीबन 50-100 किसानों को मिला हूँगा, मैं उनके पास गया हूँगा। किसी ने चाय पिलाया है, किसी ने पानी पिलाया है, किसी ने कुछ नहीं खिलाया है, ठीक है ना। लोगों को लगता है पता नहीं कौन है। एक लड़का आता है जिसका दुबला पतला लड़का, जिसका मतलब मेरी उम्र को देख के भी लगता था कि यार ये दुबला पतला लड़का क्या कंपनी चलाता होगा और क्या करता होगा। तो मतलब एक शरीर से भी मैं इतना हट्टा कट्टा नहीं था जिससे मेरी पर्सनैलिटी अच्छी हो सके, लेकिन दिमाग में एक जुनून था और कॉन्सेप्ट क्लियर था कि करना है, अपने स्टार्टअप को सक्सेस करना है। ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में क्लियर था। तो मैं उनसे मिला। हिंदू सिंह जी ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को, और हम लोगों ने करीबन 50-60 किसानों को मिलने के बाद 7 किसान मेरे रेडी हो गए जैविक खेती करने के लिए। वो पहला मेरा एक अचीवमेंट था कि हमने 7 किसानों को रेडी कर दिया था जैविक खेती करने के लिए। अभी जैसे केमिकल से खेती होती है और एक ऑर्गेनिक खेती होती है, इनमें से क्या फ़र्क है? देखिए केमिकल खेती का मतलब हो गया है कि आप ये खेती कर रहे हैं नॉर्मली, ठीक है। नॉर्मली खेती के अंदर आपका यूरिया आप डालते हैं, उसके बाद डीएपी डालते हैं, और खेती में जितने भी रोग लगते हैं उसके ऊपर हम लोग पेस्टिसाइड वगैरह डालते हैं, जो एक आप कह सकते हैं दवा है। आज का किसान जो अपने किसान है वो समझते हैं इस चीज़ को। आप अब देख लेना किसान के घर में, हो सकता है आप भी किसान हैं तो आप भी समझते होंगे इसके कि भाई घर में अगर एक पेस्टिसाइड का डिब्बा आता है, उसको उसमें डाल के घोल कर छिड़काव करने के बाद उसको छत में ऊपर रखा जाता है, घर में बच्चे उसको छू न ले कहीं। प्लस केमिकल का छिड़काव करने के लिए हम हमारा मुंह को बांध कर फिर छिड़काव करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं है, ठीक है, इसलिए करते हैं। तो और ये किसानों को पता भी है। किसान अपने घर पे खाने के लिए जैविक करता है, आज भी करता है, कई सालों से करता आ रहा है, क्योंकि गेहूं के अंदर अपने घर के खाने के लिए सब्जी गेहूं जो भी लगाएगा उसमें केमिकल नहीं डालेगा। आप नोट कर लेना, हर एक फार्मर जो अपने बच्चों के लिए अपने परिवार के लिए उत्पादन करता है उसमें केमिकल का उपयोग नहीं करता है। जो सेल आउट करने के लिए उत्पादन करता है उसमें वो केमिकल डालता है। तो ये नॉलेज तो किसान को है ऑलरेडी कि भाई मुझे ये करना है। तो हम लोगों ने किसान को समझाया कि भाई आप इसमें क्यों नहीं डाल रहे हो? तो बोले साहब ये तो जहर है, इसमें डालेंगे तो ये हमारे बच्चों के शरीर में जाएगा, हमारे शरीर में जाएगा। तो मतलब ये किसान को अवेयरनेस है कि ये जहर है। तो देखो ऑर्गेनिक और केमिकल फार्मिंग में दोनों में डिफरेंस ये है कि हम लोग उसमें केमिकल डाल रहे हैं दुनिया भर का, ठीक है। और ऑर्गेनिक के अंदर है कि आप परंपरागत खेती करें, नीम का स्प्रे करें, आग का स्प्रे करें, गौमूत्र का स्प्रे करें, राख का उपयोग करें। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिसके माध्यम से हम लोग इन चीज़ों को कर सकते हैं। और यूरिया डीपी इसका भी आजकल मतलब एक अल्टरनेट आ गया है हमारे पास भी कि भाई हम उसके भी खेती में अल्टरनेटिव उपयोग कर सकते। हो सकता है उत्पादन हमारा कम हो सकता है जैविक के मुकाबले, केमिकल के मुकाबले, सॉरी, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग केमिकल में जो उत्पादन कर रहे हैं उसका रेशियो बहुत ज़्यादा है, उसका प्रोडक्शन ज़्यादा आएगा। ऑर्गेनिक में जरूर कम आएगा। तो रेशियो हमें कम करने के लिए एक साथ भी नहीं छोड़ सकते हैं इसको, 1/3 करके छोड़ना पड़ेगा, 3 साल का गैप लेना पड़ेगा। नॉर्मली आप अपने एरिया में लोग अफीम खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, नशा भी करते हैं कुछ भी, तो वो नशा डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एकदम नहीं छुड़वाता है। तो जमीन को भी इन चीज़ों का नशा हो गया है। इस नशे को छुड़वाने के लिए आपको हमेशा टाइम लेना पड़ेगा, और कम से कम 3 साल का पीरियड इसमें लॉक किया गया है। 3 साल के पीरियड के अंदर आप इसको छोड़ सकते हैं। आपने ऐसा कोई प्रोग्राम करवाया जिससे जमीन को यूरिया का नशा कम किया जा सकता हो? बिल्कुल, हम लोगों ने एक बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम गांव-गांव में करवाए हैं। आप मेरे सोशल मीडिया पर उठा के देखें तो बहुत सारे वीडियोस वगैरह, फोटोज वगैरह हैं। हम लोग हर गांव में जहां पर भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं फार्मर के साथ,
अवेयरनेस कर रहे हैं। वहाँ पर रेगुलर हमारा प्रोग्राम चलता है किसानों को कन्वर्ट करने का, किसानों को समझाने का, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जानकारी देने का, उनको क्या फ़ायदे हो रहे हैं, क्या नुकसान हो रहे हैं, उसके बारे में रेगुलर हमारा गेट टुगेदर हर 3 महीने में होता है। हम 3 महीने में किसान के साथ बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं और क्या प्रॉब्लम आ रहा है। एक पार्टनर है, किसान हमारा पार्टनर है, क्योंकि वो उत्पादन करके दे रहा है तभी मैं बेच पा रहा हूँ। तो हम लोगों ने एक जॉइंट वेंचर बना रखा है किसान के साथ, कि कॉन्ट्रैक्ट है हमारा उनके साथ, इसलिए उनकी जो समस्या है वो मेरी है, मेरी समस्या उनकी है। कभी आपने उनको प्रोत्साहित किया, किसान को, किसी को? बिल्कुल, किसानों को प्रोत्साहित किया। किसानों को प्रोत्साहित करने के रेगुलर हम लोग गिफ्ट हैम्पर करते हैं, किसानों का सम्मान करते हैं, उनके लिए अलग-अलग प्रोग्राम रखते हैं, उनको भ्रमण करवाते हैं अलग-अलग यूनिवर्सिटी का, जहाँ-जहाँ अच्छा ऑर्गेनिक हो रहा है ले जाके दिखाते हैं। तो किसानों के लिए हम लोग बहुत सारे इस चीज़ों के ऊपर काम कर ही रहे हैं, जिसे सीएसआर एक्टिविटी बोलते हैं। हम सीएसआर एक्टिविटी के तौर पे किसानों को बहुत सारी हेल्प प्रदान कर रहे हैं, ताकि किसानों को ये लगे कि आने वाला फ्यूचर इसी का है, आने वाला फ्यूचर हमारे बच्चों के लिए सुनहरा भविष्य हो सके। अभी किसी देश के डेलीगेशन के साथ में आपका कोई कन्वेंशन हुआ है? डेलीगेशन के साथ ऑलरेडी होता रहता है, हर साल में 4-5 बार यहाँ पर सांचौर में विदेशी भ्रमण आता है, हमारे पास डेलीगेशन आता है। हमारे क्लाइंट हैं वो आते हैं यहाँ पर, किसानों से मिलते हैं, बात करते हैं, राजस्थानी अंदाज में भोजन करते हैं, यहाँ के किसान राजस्थानी अंदाज में उनका स्वागत करते हैं और एक बड़ा सा एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है किसानों को। और किसान को लगता है कि जहाँ मेरा जीरा जो पैदा हो रहा है वो जीरा कहाँ जा रहा है, वो आदमी देखने आ रहा है, तो उसका भी कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। प्लस उसको प्रीमियम ज़्यादा मिल रहा है, हम लोग बाजार से उसको अच्छा प्रीमियम दे रहे हैं फार्मर को ऑर्गेनिक का, कि जो बाजार में माल चलता है उससे 20-25% ज़्यादा देते हैं मंडी के भाव से हम लोग, तो उसका भी बेनिफिट किसान को मिल रहा है। अभी जैसे किसी को नवीन स्टार्टअप करना है तो उसके लिए आपका क्या सुझाव है? देखिए, मैंने 2010 में ये मेरा स्टार्टअप किया था। उस टाइम गवर्नमेंट का कोई स्कीम नहीं था, फंडिंग का कोई सपोर्ट नहीं था, और मतलब आप समझिए कि एक स्टार्टअप 2010 में किसी स्टार्टअप को खड़ा करना और उसे सक्सेस करना बड़ा ही डिफिकल्ट था, क्योंकि स्टार्टअप एक ऐसी चीज़ है कि आपको अगर सपोर्ट नहीं है, कोई गवर्नमेंट का फंड नहीं है, घर से पैसा लगाने के और उसको सक्सेस करना है, तो ये बड़ा एक मुश्किल काम था। तो हम लोगों ने उस टाइम, तो मैंने किसी से उधार मांग के, मेरे फादर से मैंने पैसा नहीं लिया था इस चीज़ के लिए, और मेरा स्टार्टअप, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे मैं कंपनी खोलूँ, क्योंकि उनको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए पैसे की बात भी कैसे करूँ उनसे, कैसे उनसे पैसा मांगूँ कि पापा मुझे ये स्टार्टअप स्टार्ट करना है, आप थोड़ा पैसा दीजिए। तो उनका बोला, वो मतलब मेरे से सही तरीके से बात भी नहीं करते थे, तो मुझे लगता था कि यहाँ से पैसा नहीं मिलेगा। एक दोस्त है, उसको फ़ोन किया, बोला यार पैसा चाहिए। हाँ। बोले क्या करना है? मैं कंपनी खोलना है। तो वो भी हंसा, यार कंपनी खोलने के लिए पैसा चाहिए तेरे को? मैंने कहा यार दे, वापस दे दूंगा तेरे हाँ। को। तो एक दोस्त से हम लोगों ने पैसा लिया और पैसा लेके मेरा रैपिड स्टार्ट किया। 1 लाख रुपए मुझे मिला था, 1 लाख रुपए में मैंने एक कंपनी स्टार्ट किया था, रैपिड ऑर्गेनिक। और उस पैसे से हम लोगों ने इस कंपनी को इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, जो आज हम लोग कई अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और मैं उन स्टार्टअप को कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में स्टार्टअप के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। 2014 के बाद ये स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट आया। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने 2014 के बाद इस कॉन्सेप्ट को एक अमल करवाया और एक स्टार्टअप इंडिया करके एक कॉन्सेप्ट बनाया। आप स्टार्टअप इंडिया की साइड पर जाएंगे, आपको कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आप स्टार्टअप इंडिया के ऊपर जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं स्टार्टअप का। स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट प्रदान होगा स्टार्टअप का। वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप सीड इंडिया करके एक प्रोग्राम है, उसमें जाएंगे। उसमें जाके आप 3 इक्यूबेटर जैसे बोलते हैं, इक्यूबेटर का मतलब ये हो गया कि आप अपने क्षेत्र के कोई यूनिवर्सिटी भी हो सकती है जो इस स्टार्टअप को प्रमोट करेगी, ऐसे 3 इक्यूबेटर को चुनना है आपको। वो 3 इक्यूबेटर को जैसे चुनोगे तो उसमें से आप उनको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि स्टार्टअप इंडिया गवर्नमेंट तो आपके प्रोजेक्ट को सुनने आ नहीं सकता है। तो गवर्नमेंट ने ऐसे यूनिवर्सिटी को, ऐसे इंस्टीट्यूट को एक निर्धारित कर दिया है कि आप जाके इन स्टार्टअप से बात करिए। तो आप जिस भी इक्यूबेटर को चुनोगे वो इक्यूबेटर आपसे कांटेक्ट करेगा, आपको भी कांटेक्ट करना है और अच्छे तरह से अपना प्रेजेंटेशन देना है कि आपका आइडिया क्या है, आप कैसे काम करेंगे। तो उसमें मिनिमम ग्रांट है वो 30 लाख रुपए से लगाकर 50 लाख की ग्रांट मिलेगी। मतलब 30 लाख रुपए कम से कम है और ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख रुपए वो ग्रांट है। आपको वो पैसा वापस नहीं देना है, ठीक है ना। वो ग्रांट मिलेगी, उस ग्रांट से आप आराम से अपने स्टार्टअप को खड़ा कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। मैंने लोन मांग के, किसी दोस्त से मांग के 1 लाख रुपए में स्टार्टअप किया है। आज अगर आपके पास बेटर आइडिया है, आप स्टार्टअप इंडिया पे जाके 50 लाख तक का भी ग्रांट ले सकते हैं। अभी हाल ही में जैसे जयपुर के अंदर राइजिंग राजस्थान का एक प्रोग्राम हुआ था, आपने भी भाग लिया था। बिल्कुल, देखिए राजस्थान गवर्नमेंट का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है राइजिंग राजस्थान।
और गवर्नमेंट बिजनेस एनवायरनमेंट को पैदा कर रही है। जैसा गुजरात है, तो गुजरात के अंदर एक बिजनेसमैन क्यों चाहता है कि मैं वहाँ यूनिट लगाऊँ, वहाँ पर अपना बिजनेस करूँ, क्योंकि वहाँ पर सारी सुविधाएं एक ही विंडो से मिलती है। राजस्थान गवर्नमेंट ने भी ये कॉन्सेप्ट लाए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। एक अच्छा शुरुआत हुई है, देखिए आगे क्या होता है। हम लोगों ने भी एग्रो प्रोसेसिंग के अंदर 12 करोड़ का एमओयू साइन किया है उनके साथ, गवर्नमेंट के साथ। तो हम भी इस राजस्थान में यूनिट स्थापित करने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी ऊंझा में यूनिट है। तो हम लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ से खरीद रहा हूँ, तो मैं एक यूनिट यहाँ पर भी लगाऊं। तो अभी आने वाले टाइम में हमारा फ्यूचर प्लान है कि हम राजस्थान के अंदर यहाँ पर एक यूनिट लगाना चाह रहे हैं एग्रो प्रोसेसिंग की, जो हमारे किसानों को और यहाँ के लोगों को उसका बेनिफिट मिल सके। आजकल जैसे कई किसान जो अनुबंधन खेती करते हैं, इनकी फिर क्या सिक्योरिटी रहती है? देखिए, अनुबंधन खेती में हम लोग भी कर रहे हैं। उसमें ये था कि जैसे आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, 500 रुपये के स्टाम्प पे आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। उस कॉन्ट्रैक्ट साइन में बाकायदा आपकी रेट, आपकी शर्तें सब लिखी रहती है, और एक सिक्योरिटी रहती है कि आप जितना भी उत्पादन करोगे, वो उत्पादन हम खरीदेंगे और बाजार रेट से आपको प्रीमियम मिलेगा। ये बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है हमारा। प्लस किसान पाबंद नहीं होता है उस कॉन्ट्रैक्ट में, कहीं बेच सकता है, नहीं बेच सकता है, किसान की मर्जी है। किसान हमें नहीं देना चाहता है, कहीं और बेच सकता है तो बेच सकता है, नो डाउट। लेकिन उसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसान को एक मिनिमम गारंटी सिक्योरिटी मिलता है कॉन्ट्रैक्ट में कि भाई आप जीरा मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 120 रुपये है आज की रेट। अगर मान लीजिए हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हम 150 रुपये में खरीदेंगे, 160 में खरीदेंगे, 170 में खरीदेंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट से किसान को 2 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। प्लस ट्रेनिंग हम दे रहे हैं, सिखा हम रहे हैं, प्लस हम यहीं से खरीद रहे हैं। उसका ट्रांसपोर्टेशन बच रहा है, उसका आने जाने का खर्चा बच रहा है, उसको परेशान नहीं होना पड़ रहा है, पेमेंट उसके अकाउंट में जा रहा है। तो एक वेल सिक्योरिटी मिल रही है उसको। एक कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद आदमी को विश्वास हो जाता है। आप और हम कोई भी एग्रीमेंट करते हैं, मकान किराए पे लिया तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। क्यों करते हैं? कि हमें एक दूसरे पे भरोसा रहे कि शर्तों का पालन करेंगे। तो हम भी किसान को ये भरोसा दिलाते हैं कि हम आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो मटेरियल 100% हम बाई बैक करेंगे। भारत में हर साल जैविक उत्पादों का कितना एक्सपोर्ट हो रहा है? देखिए, भारत में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, और भारत एक ऐसा देश है जो जैविक उत्पादन करने में बहुत ज़्यादा क्षमता रखता है। आप देख सकते हैं कि 19-20 के अंदर भारत में करीबन आप समझ सकते हैं कि 6,38,000 मैट्रिक टन, जिसकी कीमत आप $680 मिलियन है, जो एक्सपोर्ट किया गया है। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि 2021 के अंदर करीबन $1 मिलियन से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो गया है। और अभी जो हमारी लोकसभा के अंदर फूड मिनिस्टर ने बताया है कि करीबन आप समझ सकते हैं कि 2000 जो साल चल रहा है नवंबर तक $450 मिलियन का एक्सपोर्ट हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत से बहुत ज़्यादा माल बाहर जा रहा है। ठीक है ना? जो आंकड़ा मैंने आपको बताया, ये आंकड़ा एक ऑथेंटिक आंकड़ा है जो अभी लोकसभा के अंदर फूड मिनिस्टर ने बताया था। तो मतलब भारत में एक्सपोर्ट की डिमांड दिन दिन बढ़ रही है, और जो हमारा उत्पादन है पूरे वर्ल्ड में जा रहा है। मसाला हो गया, पल्सेस हो गया, सीरियल्स हो गया, ऑयल हो गया। तो भारत में वो पोटेंशियल है जहाँ से जैविक उत्पादन निकल सकता है। और भारत एक ऐसा देश है जिसमें करीबन आप सोचिए पूरी दुनिया का 30% एक्सपोर्ट में भारत है खाने में। तो जितना उत्पादन वो कर रहा है, और इतना 30% वर्ल्ड के रेशियो में वो भागीदारी निभा रहा है। आज इमरजेंसी में माल बेचना, मंडी कैसा सेटअप है? नहीं, मंडी अच्छा सेटअप है। गवर्नमेंट ने एक अच्छा सेटअप बना रखा है कि आप जाकर किसी भी बिचौलिए के बीच में नहीं ठगे हैं, और मंडी में जाकर आप अपना माल बेच सकते हैं। मंडी में हर्राजी सिस्टम होता है, आप अपने माल को वहाँ रखते हैं, सारे व्यापारी आते हैं, क्वालिटी के हिसाब से बोली लगाते हैं, और बोली लगाने के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा भाव मिलता है, वहाँ पर आप बेच सकते हैं। किसान बिल्कुल स्वतंत्र होता है। हर्राजी के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि मेरा ज़्यादा बोली लग गया, माल बेचना। आप नहीं चाहते हो तो माल नहीं बेच सकते हो, लेकिन अगर आपको ज़्यादा भाव मिल रहा है तो वहाँ माल बेच सकते हो। ऐसा नहीं है किसी दुकान पे चले गए और बोले कि नहीं इधर को इतना ही मिलेगा, वो कॉन्सेप्ट नहीं है। मंडी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसमें किसान स्वतंत्र है, जाकर अपने माल की बोली लगवा सकता है, हर्राजी करवा सकता है, और आराम से वहाँ पर अपना माल बेच सकता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का जिस प्रकार से आप प्रचार कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपको कभी इसका सम्मान वगैरह मिला है? देखिए, सम्मान मुझे बहुत मिले, लेकिन मैं पहले सम्मान का जिक्र करना चाहूँगा। जब 2010 में मैंने कंपनी स्टार्ट किया, और मैं जब ये जैविक खेती को लेकर काम कर रहा था, तो मेरी मुलाकात हमारे यहाँ के एक जिला कलेक्टर थे, जो एक यंग जिला कलेक्टर थे, राजन विशाल साहब से मुलाकात हुई। और मैंने उनको मेरा ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट समझाया, और उनको बताया कि सर मैं ऐसा-ऐसा काम कर रहा हूँ, फार्मर को कर रहा हूँ। वो आए भी सही, मेरे क्षेत्र में विज़िट भी किया उन्होंने।
और उसके बाद मुझे उन्होंने बोला कि यार तेरे को कभी सम्मान नहीं मिला क्या? तो मैंने कहा सर वो क्या प्रोसेस होता है? तो बोले कि जिला लेवल पे एक सम्मान होता है, जिसको अच्छा काम करता है उसको सम्मानित करते हैं हम लोग। तो बोला सर वो तो मुझे पता नहीं कैसे करना है। तो उस टाइम फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे बताया था कि इस टाइप से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर लोकल बॉडी से आपको एप्लीकेशन भिजवाना है। तो हमने हमारा बायोडाटा बनाया, हमने जितना काम किया वो डाला उसमें, और पहली बार एक नाम आया न्यूज़पेपर में। तो वो न्यूज़पेपर में जिस दिन मेरा नाम आया तो मेरे फादर ने मुझे बोला कि यार तू कुछ क्या काम कर रहा है, तेरा अखबार में नाम आया है सम्मानित में, मतलब तू अच्छा काम कर रहा है। ये उस दिन उनको फील हुआ जिस दिन मुझे पहला सम्मान मिला, ठीक है ना। तो मुझे राजन साहब ने, वहाँ पर जिला कलेक्टर थे और वो मेरे आदर्श के तौर पे भी मैं कह सकता हूँ कि यंग आईएएस थे, और उन्होंने मेरे काम को देखकर मुझे पहला सम्मान दिया। पहला सम्मान जिला कलेक्टर लेवल पे मिलने के बाद राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर सम्मानों की झड़ी लग गई, और इतने सारे सम्मान मिले हैं इन किसानों की मेहरबानी से, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से, और एक अच्छी सोच की वजह से आज इतना बड़ा सेटअप मिला है। वो जैविक खेती की कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। मैं बिजनेस तो कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ लोगों के सेहत का भी ध्यान रख रहा हूँ। अच्छा खाना प्रदान कर रहा हूँ लोगों को, ताकि लोग अपनी सेहत को सुधार सकें। तो ये कॉन्सेप्ट में मुझे बहुत सारे सम्मान मिले, आज भी बहुत सारे सम्मान मिल रहे हैं, और आने वाले टाइम में भी बहुत सारे सम्मान मिल सकते हैं। और एक काफ़ी यूनिवर्सिटियों ने मुझे बुलाया है, काफ़ी अपना स्टोरी मैंने साझा किया है, कैसे मैंने गांव के लेवल या कस्बे लेवल से उठकर वहां तक काम किया, तो वो भी सोचा है, ठीक है। तो वो सम्मान मेरे लिए बड़ा एक यूनिक सम्मान था कि पहला सम्मान। आप समझ सकते हैं कि जब पहला रुपया मिलता है किसी बच्चे को या पहला सा गिफ्ट मिलता है तो उसको कितना अच्छा लगता है। तो वो पहला गिफ्ट मेरे लिए था। मुझे बड़ा फील हुआ कि यार मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर एक सम्मान ले रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था वो। और उस अचीवमेंट के आधार पर हम लोग आगे बढ़ पाए, और उसके बाद तो सम्मान बहुत सारे मुझे मिले हैं और आगे भी मिलते हैं, तो लगातार मिल ही रहे हैं भगवान के आशीर्वाद से, और पता नहीं कितने मिलेंगे। लेकिन हाँ, मैंने ऑफिस में जरूर मेरे सम्मान को एक बैकग्राउंड में लगा रखा है। लोग बोलते हैं यार कितने सारे अवार्ड मिले हैं तुझे, तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि अवार्ड काबिलियत होती तभी मिलता है, ठीक है ना। अवार्ड कभी ऐसे सिफारिश से नहीं मिलता है, अच्छा। ठीक है ना। आप में काबिलियत तो होनी चाहिए। अगर आप जिला कलेक्टर लेवल पे मेरा कोई सिफारिश कर रहा है तो आपके पास योग्यता है। अगर कोई शिक्षक है वो सम्मानित हो रहा है वहाँ जिला कलेक्टर लेवल पे, तो उस शिक्षक ने कुछ तो अच्छा काम किया हो गया, उसकी स्कूल में अच्छा काम किया हो गया, साक्षरता में अच्छा काम किया हो गया, या कुछ अच्छा काम किया, तभी तो गवर्नमेंट ने उसको रिकमेंड किया। तो कभी भी कोई सम्मान झूठा नहीं होता, या कोई सम्मान गलतफहमी नहीं मिलता है। तो इतना सारे सम्मान तो मैंने अपने अवार्ड्स को पीछे इसलिए लगा रखा है कि जब भी मैं उनको देखता हूँ ना तो एक मोटिवेशन मिलता है मुझे, वो ताकत मिलती है कि मुझे और भी काम करना है। इतना सारा अचीवमेंट कर दिया, मुझे और आगे बढ़ना है। एक क्योंकि आप कभी भी, बिजनेस ऐसी चीज़ है, कभी उतार कभी चढ़ाव बहुत सारे आते हैं, और उतार चढ़ाव में आदमी हताश हो जाता है, और कभी कभार लॉस भी आ जाता है, कभी कभार नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं। तो उन चीज़ों को कभी कभार दिमाग से हटाने के लिए मैं चेयर को पीछे घुमाता हूँ और पूरे अवार्ड देखता हूँ, ये अवार्ड कब मिला, ये अवार्ड कब मिला, और अपने आप को एक पावरफुल बिजनेसमैन के तौर पे एक मोटिवेशन मिलता है मुझे। और मुझे लगता है मुझे और सफर तय करना है। अभी तो मतलब लंबी उड़ान चलना है मुझे, तो अभी तो मैंने छोटा ही कारवा पार किया है। तो इसलिए ये मोटिवेशन है, कहीं अवार्ड। मैं चाहता हूँ किसानों को सम्मान क्यों देता हूँ, किसान को भी लगे कि यार मैंने कुछ अच्छा काम किया है। और जिंदगी में मैं सबसे कहना चाहता हूँ, आपका विद्यालय हो, आपका इंस्टीट्यूट हो, आप डॉक्टर हॉस्पिटल में हो, या कोई भी इंस्टीट्यूट आपका चल रहा है, आप चिकित्सा में हो, शिक्षा में हो, टेक्सटाइल में हो, खेती में हो, किसी में हो, अगर आपका कर्मचारी है, आपका एम्प्लॉय है, आपका शिक्षक है, आप प्रिंसिपल हो, तो आपको अच्छे कार्य करने वाले को हमेशा आगे बढ़ाइए, पीछे मत रखिए। उस टाइम अपना ईगो को साइड में रखिए। अच्छा काम करता है उसको आगे बढ़ाइए, उसको सम्मान के लिए बिना उसको कहे, उसको पता भी नहीं होना चाहिए कि मेरा नाम क्या है, और उसका नाम भेजिए। तब क्या है, हमारे क्षेत्र की जो प्रतिभा है ना वो निखर के बाहर आएगी। वरना आदमी क्या होता है, सम्मान के लिए एक फाइल बना के भटकता है, इसके पास जाता है साइन करवाने के लिए, उसके पास साइन करवाना, तो जो सम्मान लेना होता है वो भी मोरल डाउन हो जाता है। यार एक तो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, प्लस सम्मान के लिए, अपने नाम के लिए भटक रहा हूँ कहीं पे। तो गवर्नमेंट को भी ये पॉलिसी चेंज करना चाहिए। जैसा एक पद्मश्री में पॉलिसी है, वहां पर आपका प्रोफाइल जरूर जाता है, लेकिन उसके बाद एक टीम आपको देखती है हकीकत में इस बंदे ने काम किया नहीं किया। तो ये मैं तो प्रशासन को भी कहना चाहता हूँ कि आप जो भी नाम भेजें
तो उसमें ये आपको भी स्कैनिंग करनी चाहिए, आपको देखना चाहिए कि हाँ ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसलिए और जो काम कर रहे हैं उनको हकीकत में अच्छा सम्मान मिलना चाहिए जीवन में। मैं तो कह रहा हूँ, एक डॉक्टर है और आपका कंपाउंडर है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, कुछ मत करिए ना, साल में एक बार छोटा सा प्रोग्राम रखिए, गेट टुगेदर, उस कंपाउंडर को, नर्स को, सबको बुलाइए, अच्छा सा गिफ्ट टेम्पर दीजिए, मिठाई दीजिए और उसकी पीठ थपथपाइए कि यार आपने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए मेरा इंस्टीट्यूट, मेरा हॉस्पिटल बहुत टॉप लेवल पे चल रहा है। तो उस आदमी को फील होगा यार मेरे बॉस ने मेरा सम्मान किया, वो आपके लिए दुगना काम करेगा। ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। हम एम्प्लॉय के साथ क्या कॉन्सेप्ट करते हैं, एम्प्लॉय को डांटते हैं हमेशा, एम्प्लॉय को काम कराते हैं, घिसते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है, लेकिन एम्प्लॉय को कभी भी पीठ भी थपथपाइए। जीवन में क्या है, ये बहुत बड़ा प्रोत्साहित करने वाला एक आइडिया है। आदमी है ना, पैसे के लिए काम नहीं करता है, लेकिन आपने पीठ थपथपा दिया ना, उसके लिए वो जान दे देगा आपके लिए। तो ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो मैं तो सभी से कहना चाहूँगा, जो जो जिस भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अपने कर्मचारियों को, अपने वर्कर को, उनको सम्मान दीजिए, उनको बोनस दीजिए, उनके लिए मिठाई दीजिए और उनके साथ ऐसा रिलेशन रखिए जैसा फैमिली रिलेशन है। तब जाके आपका एक बड़ा एम्पायर खड़ा हो पाएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए कभी मीडिया की मदद ली आपने? बहुत मीडिया ने, आपने, धन्यवाद, आप भी मीडिया से हैं, तो बेसिकली मैं कहना चाहूँगा मीडिया ने बहुत मदद की मेरी, और साचोर के सारे मीडिया को मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक छोटे से इंसान का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने में बहुत बड़ा सहयोग है। मीडिया ने हमेशा पॉजिटिव न्यूज़ लगाई, मीडिया ने मेरे कामों को अपने न्यूज़पेपर में डाला। जब भी मेरा जर्मन डेलीगेशन आया, कोई भी डेलीगेशन यहाँ इंडिया में आता था, मीडिया उसको बड़ा सा कवरेज देता था मुझे। साचोर की सारी मीडिया, भले वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा मीडिया को कि यार उन्होंने एक काम तो अच्छा किया कि जो सही काम कर रहा है और जो अच्छा काम कर रहा है, कुछ यूनिक आइडिया से कर रहा है, तो उसको उन्होंने छापा अखबार में। जब अखबार में छपता है ना, तो एक प्रामाणिकता हो जाती है। मेरे परिवार वाले भी अखबार में छपने के बाद मेरे पे भरोसा करने लग गए, गाँव वाले भी अखबार में छपने के बाद भरोसा करने लोगों को लगा पता नहीं क्या कर रहा है, ठीक है ना, क्यों गाँव में घूमता है, क्या कर रहा है। परिवार के लोग हैं, रिलेशन के लोग हैं, भरोसा नहीं करते थे, ठीक है ना, और इसलिए नहीं करते थे कि उनको लगता था कि पता नहीं क्या करेगा। और आप सोचिए कि जब भी मैं काम करता था तो मुझे हजारों नेगेटिव बातें सुनाई देती थी। आप नेगेटिव बातें, मतलब 90% नेगेटिव, 10% पॉजिटिव है। 90% नेगेटिव बातें थी मेरे लिए, तो मेरे जीवन को, मतलब और मेरे दिमाग को कभी कभी ऐसा खराब कर देती थी कि यार मैं क्या करूँगा। उस टाइम मैं ज़रूर मेरे पापा से मिलता था, उनको बताता था कि यार ऐसा इसने बोल दिया, ऐसा उसने मेरे बारे में बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया। तो उन्होंने बोला कि उनकी तरफ ध्यान मत दो, तुम तुम्हारे लक्ष्य की तरफ जाओ, जो तुझे करना है। तूने मेरी भी नहीं सुनी, ये किया, तू यहाँ तक सक्सेस हो गया, अब आगे इनकी भी मत सुन। जो तेरे मन में है, एक दृढ़ निश्चय के साथ काम करता जा, सफलता अपने आप आएगी, ठीक है ना। किसी के लिए दिखावे के लिए जरूरत नहीं है, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप सच्चे मन से काम करोगे, सफलता नो डाउट आएगी, 100% आएगी। जरूर समय लगेगा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। जो लोग कहते हैं ना 2 साल में सफल हो गए, 1 साल में सफल हो गए, वो नहीं हो पाएंगे। सफलता शॉर्टकट से कभी नहीं आएगी। अगर आपको लॉन्ग टाइम का खिलाड़ी बनना है ना, तो टेस्ट मैच की तरह लंबा खेलना आना चाहिए आपको, तभी आप लॉन्ग टाइम तक जा पाएंगे। इसलिए सफलता में कोई शॉर्टकट नहीं है। मेरे फादर बोलते थे एक बिजनेस को चलाने के लिए 1000 दिन चाहिए। कोई भी आपका कॉलेज है, स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, कुछ भी है, उसको चलाने के लिए 1000 डे आपको देने पड़ेंगे। 1000 डे भूल जाइए, कोई आपको अचीवमेंट नहीं मिलेगा, कुछ भी रिटर्न नहीं आएगा। 1000 डे आपको देने, 1000 दिन मतलब 3 साल हो गए अप्रोक्स। 3 साल आपको देने पड़ेंगे, तब जाके उसमें से कुछ इनपुट निकलेगा। तो मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट हो गया 3 साल तो कुछ नहीं आने वाला, काम ही करना है अपने को, और वो काम आज बहुत काम आ गया हमारा। आपकी बेटियों के द्वारा कोरोना काल में बॉलीवुड सुपरस्टार सोनू सूद के फाउंडेशन में सहायता दी थी, वो क्या मामला था? देखिए ऐसा है कि मैं बेसिकली थोड़ा इमोशनल आदमी हूँ और काफ़ी सोशल एक्टिविटी से जुड़ा रहता हूँ। एक क्लब भी चलाता हूँ, सत्यपुर क्लब करके, जो सासोर में काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर काम करता है। हमारी पूरी टीम है 10 लड़कों की, और उसके अंदर करीबन 200-300 मेंबर हैं हमारे, और सभी लोग हम मिलके काम करते हैं, सामाजिक सरोकार का काम करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो क्या है, मैं एक माध्यम हूँ, पैसा जरूर भामाशाहों का रहता है उसमें, लेकिन मैं मेरे माध्यम से उन लोगों तक पहुँचता हूँ, उनका सपोर्ट करता हूँ। तो जरूर स्वाभाविक है, मेरे घर में वो वातावरण चलता है, मेरी बेटियां भी उससे प्रभावित है। तो कोरोना में क्या हो गया कि जब हम टीवी पे सारे दिन, हम घर पे बैठे कहीं बाहर नहीं जा पा रहे थे,
टीवी में वो देख रहे थे, तो सोनू सूद जो फिल्म स्टार है वो बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प कर रहे थे, प्लेन से भेज रहे थे, गाँव भेज रहे थे, घर भेज रहे थे। तो मेरी बेटी ने बोला कि पापा हम लोग सोनू सूद की कैसे मदद कर सकते हैं। मैंने कहा मदद कर सकती है तू उसको। बोले कैसे? तो उसको पैसा दे। तो बोले कैसे? मैंने कहा तेरे गुल्लक में जो पैसा पड़ा है वो दे दे। उस बच्ची ने एक पल भी ये नहीं कहा कि पापा मैं मेरा पैसा क्यों दूं। उसने बोला ठीक है पापा, मेरे गुल्लक का पैसा वो ले लेंगे, तो छोटा ही पैसा है। हाँ, मैंने कहा वो ले लेंगे। तो हम लोगों ने एक वीडियो बनाया। वीडियो बना के मेरे दोस्त हैं जोधपुर में, उनको बोला, वो सोनू सूद के काफ़ी नज़दीक है, उनको बोला कि मेरी बेटी सोनू सूद फाउंडेशन में 16,500 समथिंग उसके गुल्लक से निकला था, वो देना चाहती है। उसने बोला ठीक है वीडियो बनाइए भेजिए मुझे। हमने वीडियो बना के भेजा। मेरी बेटी ने बोला पापा क्या होगा देख। मैंने कहा तूने भेजा है, एक्सेप्ट करे नहीं करे वो अलग चीज़ है, ठीक है। हमने बना के भेज दिया और वो उन्होंने रीट्वीट कर दिया। सोनू सूद ने लिखा कि ये दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं और ये आपका गुल्लक है ना, दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है, आपके 16,500 रुपये मेरे लिए बहुत अमूल्य है। उसके बाद वो ट्वीट बहुत हाईलाइट हो गया, मीडिया ने कवरेज किया मेरी बेटियों को। तो मैं शुरू से एक चीज़ों को कहना चाहूँगा कि मेरी 3 बेटियां हैं और मैं दुनिया को हमेशा कहता हूँ कि बेटियों को काबिल बनाइए, ठीक है ना। आप हमारे क्षेत्र में लड़का लड़की में बहुत भेदभाव है। हम लोग सोचते हैं कि यार घर में चिराग होना चाहिए, घर में लड़का होना चाहिए जो हमारा आगे तक हमारा वंश चलाएगा, ये बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। और राजस्थान हमेशा हम लोग देखा ही है कि थोड़ा बेटों को लेकर ज़्यादा प्रमोट करता है, बेटियों को नहीं करता है। तो मैंने दिमाग में सोचा कि यार आप अपनी बेटी को काबिल बनाइए और आप अपनी बेटी के अंदर वो संस्कार शुरू से डाल दीजिए कि वो काबिल बने। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि राजा जनक जो थे, उनकी पुत्री थी सीता मैया। राजा थे वो बहुत बड़े, और उनको भगवान रामचंद्र जी से उनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद उनको वनवास जाना पड़ा 14 साल, एक राजा की बेटी को। उसके घर में क्या कमी थी? ऐशो आराम, सुख सुविधा सब थी, फिर भी उन्होंने 14 साल हंसते हंसते वनवास गुजार लिया। क्यों गुजारा? क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को काबिल बनाया था। ऐशो आराम भी जी सकते हैं और अगर तकलीफ आए तो वनवास भी गुजार सकते हैं। उसने कंप्लेन नहीं किया अपने पिता से, लेकिन अपनी बेटी को इतना काबिल बनाया है कि वो बेटी उस वनवास को गुजरे। इसलिए ये गारंटी नहीं है जीवन में कि आप बहुत बड़ा पैसे वाला घर देख रहे हैं, बहुत बड़े उद्योगपति का घर देख रहे हैं, या समाज में बहुत बड़े मतलब करोड़पति के घर पे अपने बेटे की शादी कर रहे हैं तो वो खुश रहेगी, इस गारंटी नहीं है। क्योंकि जीवन के अंदर आप याद है कि बड़े बड़े महलों में भी बेटियां दुखी है और छोटे छोटे शहरों में भी, छोटे छोटे घरों में बेटियां सुखी है। इसलिए बेटियों को काबिल बनाइए, मैं तो हमेशा कहता हूँ। और जब मेरी तीसरी बेटी हुई तब मैंने एक ढोंडा उत्सव रखा। अपने राजस्थान में क्या सिस्टम है, ढोंडा उत्सव किसका रखते हैं? लड़के का। लड़की का कोई ढोंड का प्रोग्राम नहीं होता। हो सकता है अगर थोड़ा बहुत पता से बांट लिया, थोड़ा बहुत चलो मिठाई बांट लिया, वो अलग बात है, ढोंड का प्रोग्राम नहीं होता है। मैंने मेरी बेटी के लिए, तीसरी बेटी के लिए ढोंड का कार्यक्रम रखा और आलीशान कार्यक्रम रखा और सभी शहर के लोगों को बुलाया और खाना उसमें रखा। उसमें माननीय मंत्री महोदय आए। मंत्री महोदय ने जो बात मुझे कही ना, वो बात मेरे दिल को लग गई। उन्होंने बोला कि यार योगेश, मैं राजनीति के अंदर दुनिया भर के शादी प्रोग्रामों में, खाना के प्रोग्राम और हेलों में जाता हूँ, लोग मुझे बोला, सब जगह मैंने ढोंड के कार्यक्रम देखे, वो लड़कों के देखे, लड़की का कार्यक्रम पहली बार देख रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि भगवान तुझे बहुत ज़्यादा ताकत देगा कि तूने एक लड़की के ढोंड का कार्यक्रम रखा है, ठीक है ना। तो मुझे लगा कि यार चलो, इतने लोगों में से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जो आज दुनिया के अंदर काफ़ी जगह घूमते हैं, बड़े राजनेता हैं, और उन्होंने बोला कि यार तूने अच्छा काम किया, तो थोड़ा दिल को सुकून मिला। सुकून बेटी का था, मेरी बेटी थी, मुझे करना था, इसलिए मुझे सुकून तो था ही। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को नोट किया और उन्होंने मेरे सामने मुंह पे बोला कि जितने भी लोग हैं वो लड़कों का ढोंड का कार्यक्रम करते हैं, लड़की का नहीं करते हैं। इसीलिए जीवन में बच्चियों को प्रमोट करिए, बच्चियों को आगे बढ़ाइए, बच्चियों को सीमांकन दायरे में मत रखिए। जरूर ध्यान रखना जरूरी है बच्चियों का, उनके वो क्या करती, कैसे करती, वो। और एक और चीज भी कहना चाहता हूँ, आप बेटी के लिए पाबंदियां लगा रहे हैं, लड़कों के लिए नहीं लगा रहे। तो आदरणीय मोदी साहब ने भी कहा था कि यार आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, उसके दोस्त कौन है, कहाँ रहता है, रात को 12 बजे तक लेट आता तो पिताजी पूछते नहीं बेटा कहाँ गया था, उसके दोस्तों के नंबर नहीं है। लड़की के सब कुछ है हमारे पास, लड़की कौन दोस्त है, कहाँ बैठती है, कहाँ उठती है, सब ध्यान रखते हैं।
फिर भी लड़कियां टॉप पे जा रही है आज। शिक्षा में देख लो, एजुकेशन में देख लो, आईएएस में टॉपर में देख लो, सब जगह लड़कियां टॉप कर रही है। तो दोनों को बराबर का हक मिलना चाहिए, मेरा ये मानना है। इसलिए मैं बड़ा काफ़ी ज़्यादा प्रेम करता हूँ मेरी बेटियों से, और उनकी वजह से पता नहीं मेरे पास इतना सारा सेटअप और ये आइडियल बना है, तो वो शायद उनकी भी देन हो सकती है। इसलिए बेटियों को काबिल बनाइए, ठीक है ना। जब बेटी काबिल है ना तो सब कुछ हो जाएगा। जब बेटा नाम रोशन कर सकता है तो बेटी भी कर सकती है। आपने अपने जीवन में कभी राजनीति में भी पार्टिसिपेट किया है? जरूर, मैंने भी राजनीति का स्वाद चखा है। ऐसा नहीं है कि मैंने राजनीति नहीं की है, राजनीति का स्वाद चखा है। और पार्षद का चुनाव लड़ा था मैं, और 29 वोटों से जीता था नगर पालिका का चुनाव, और 5 साल मैंने शांतिपूर्ण तरीके से पूर्ण किए हैं। उसके बाद मुझे लगा कि राजनीति से ज़्यादा मुझे बिजनेस करना चाहिए। अभी उम्र छोटी है, कंधों पे बहुत ज़्यादा है, काम करने की लगन ज़्यादा है। तो राजनीति में मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं सभी पार्टियों से, सभी राजनेताओं से, और पारिवारिक संबंध है, ठीक है ना। मैं एक बिजनेसमैन के तौर पे मैं सबसे अच्छा रिलेशन रखता हूँ, और रखना भी चाहिए। एक बिजनेसमैन को कहीं भी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना चाहिए। तो मैंने ये कोशिश किया कि मेरा रिलेशन सबसे अच्छा रहे। राजनीति में मैंने 5 साल गुजारे, उसकी वजह से मुझे पहचान मिली है, अच्छे दोस्त मिले हैं, अच्छे राजनीतिक दोस्त मिले हैं जिनसे मेरी जान पहचान हुई है। तो राजनीति कुछ सबक सिखा के जाती है आपको। ऐसा नहीं है राजनीति खराब है और राजनीति करने वाले खराब है। राजनीति एक सामाजिक सरोकार का कार्य है, और इसमें आप अच्छा काम भी कर सकते हैं। और लेकिन मेरे लिए वो सूटेबल नहीं था, क्योंकि मैं अकेला हूँ बिजनेस करने में, और मेरा बिजनेस जिस गति से बढ़ रहा है उस गति से मुझे समय यहाँ देना जरूरी था। इसलिए मैंने 5 साल राजनीति की, और उसके बाद फिर वाइंड अप कर लिया उसके लिए। आप अपने जीवन में किसे आदर्श मानते हैं? मैं अपने जीवन में 2 लोगों को आदर्श मानता हूँ। एक तो अपने पिता को, क्योंकि कहते हैं घर में चांद आया, पिताजी ने घूम घूम कर खूब बतलाया, कंधों का बोझ बढ़ गया लेकिन फिर भी वो मुस्कुराया, यही है पिताजी का साया, यही है पिताजी का साया। क्योंकि देखिए, एक घर में पिताजी है वो रोल मॉडल है। अगर आप पिताजी की जीवनी को देखें, सुबह से शाम तक वो अपने लिए काम करते हैं और परिवार के लिए वो जीते हैं। उन्होंने कभी भी अपनी खुशी को नहीं देखा है, ठीक है ना। मेरे पिता ज़रूर कुछ संदेह था मेरे एजुकेशन को लेकर, मेरे स्टार्टअप को लेकर। जब मैंने उसको साबित कर लिया तब उनको मेरे पे बहुत भरोसा हुआ। फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया फंड को लेकर, और फंड भी मिला हम लोगों को पिताजी से। लेकिन पिताजी ने बहुत सारी चीज़ें मुझे सिखाई हैं, वो मेरे आदर्श रहे हैं। क्योंकि जब भी मैं हताश हो जाता था, कोई तकलीफ़ होती थी, तो उनकी परछाई हमेशा पीछे रहती थी। आज वो जीवन में नहीं है, उनकी कमी हमेशा रहती है। क्योंकि एक पिता, मैं सभी यंग जनरेशन को बोलना चाहूँगा कि लोग क्या करते हैं, पिता से दूरियां बना के रखते हैं। हमारे लोगों की यहाँ की आदत है, पिता डांटेंगे, वो डांटते हैं, वो फटकारते हैं, वो आपकी हर चीज़ को टोका टोकी करते हैं, आपको बुरा लगता है। माँ अच्छी लगती है क्योंकि वो पुचकारती है। मैं तो इतना यंग जनरेशन को कहना चाहूँगा, पिता के संघर्ष को देखो जो दिखता नहीं है, ठीक है ना। माँ तो 9 महीने पेट में पालती है, पिता है ना दिमाग में पालता है औलाद को। वो जन्म लेता है तब पिता सोचना कर लेता है कि इसके लिए क्या करना है, मुझे कहाँ एजुकेशन करवाना है, कहाँ शादी करनी है, कितने सारे मतलब चीज़ों को करने लग जाता है पिता आपके लिए। तो पिता, मेरा मानना है कि सबके लिए रोल मॉडल होना चाहिए, ठीक है ना। आप बड़े बड़े सेलिब्रिटी को, हीरो को अपना आदर्श मानते हैं, ठीक है ना। इससे अच्छा अपने पिता को आदर्श मानिए, अपने गुरु को आदर्श मानिए। जो आपके लिए उन्होंने नींव जो रखी है ना, उस नींव की वजह से आप यहाँ तक पहुँचे हो। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पिता ने एक बार मुझे कहा था, मैं जब ये बिज़नेस करने लग गया और बैंक ने मुझे क्रेडिट कार्ड दिया पहली बार, तो मैं क्रेडिट कार्ड लेके गया शोरूम में, एकदम स्लैप किया, आराम से 5,000 के कपड़े लेके आ गया घर पे। पापा को बोला, पापा ये शर्ट लाया हूँ, पैंट लाया हूँ, उनको दिखाया। तो उन्होंने बोला कितने हज़ार के? मैंने कहा 5,000 के। तो उन्होंने बोला कि आजकल के बच्चे देख लो कितने स्वतंत्र हैं, 5,000 का कपड़े लाने में उन्हें 5 मिनट लगे। हम लोग जब पढ़ते थे, मेरे फादर जालोर पुरोहित हॉस्टल में रहते थे, और जब पढ़ते थे तो उनका शर्ट फट जाता था ना, तो वो टाके ले लेके शर्ट को सील के रखते थे। लेकिन ताकत नहीं थी मेरे दादा के सामने बोलने की कि मुझे शर्ट लाना है। जब दादा नज़र में देखते थे, हाँ तेरा शर्ट फट गया है क्या, हाँ, तब लाके वो नया देते थे। तो मतलब वो तकलीफ़ देखी है उन लोगों ने,
संघर्ष के दिन जिए हैं, तभी हम लोग आज सुकून से जी रहे हैं। इसलिए कभी भी इस चीज़ पे आप मत घबराइए कि बोलता है तेरे बाप का पैसा है। हाँ, मेरे बाप का पैसा है, मेरे बाप ने बड़ी मेहनत करके कमाया है, बस उसको गंवाइए मत। उन्होंने जो आदर्श और जो चीज़ें आपको दी है ना, उसको ज़्यादा बढ़ाइए। कल आपके पिताजी के लिए बदनामी वाला पैदा काम हो, वैसा काम मत करिए। उनके लिए एक आदर्श है तो वो आदर्श को कंटिन्यू करिए, उनके काम को कंटिन्यू करिए, उनके आदर्शों को आगे लेके जाइए। मुझे पता है मेरे पिता ने कई चीज़ें मुझे बताई है। जैसे मैंने बताया कि 1000 दिन चाहिए बिजनेस को लेकर, दूसरों की मत सुनो, अपने लक्ष्य की तरफ देखो, ठीक है ना। पागलों की तरह काम करते रहो, ठीक है ना। टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए आपके लिए काम के लिए। जब तक तुम्हें लक्ष्य नहीं मिले सब भूल जाओ। ये सोशल मीडिया, ये मोबाइल्स, ये फ़ोन, आपके अच्छे ब्रांड के कपड़े, अच्छी घड़ी, ये सब बाद में आ जाएंगे जब आप सफल हो जाओगे। आईएएस होता है या आईएएस की पढ़ाई करता है वो लड़का रात 4x4 या 6x4 के कमरे में पढ़ता है, अपना सिर ऊपर तक नहीं करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरा लक्ष्य वो है। जिस दिन मैं आईएएस बन गया ना, उस दिन सब कुछ आ जाएगा मेरे पास। तो एक बिजनेसमैन के लिए भी ये होना चाहिए कि पहले मैं सफलता हासिल कर लूँ, उसके बाद सारे ऐशो आराम तो आ जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है उसके लिए। तो वो आपको रहना चाहिए। तो इसलिए मेरे पिता ने मुझे हमेशा सिखाया कि संघर्ष रहे। प्लस किसानों के प्रति फादर का हमेशा रहता था कि किसान है वो बड़ी मेहनत से धूप में पैदा करता है उनको, इसलिए उसके साथ चिटिंग नहीं होना चाहिए। उसका जो भी आप माल तोल रहे हो उसका हक का पैसा उसको मिलना चाहिए। किसान का पेमेंट कभी बाकी नहीं रहना चाहिए, उसको टाइम पे पैसा मिल जाना चाहिए। तो उस पैसे से उसका परिवार पलता है। इसलिए रोल मॉडल पहले तो फादर हैं जिन्होंने, और आज वो मेरे फादर एक नगर पालिका में ऑफिसर थे, बड़ी ईमानदारी से नौकरी की उन्होंने, और वो बड़ी ईमानदारी से जीते थे, ठीक है ना। उनका कॉन्सेप्ट ही पूरा अलग था, उनका काम करने का तरीका भी पूरा अलग था, और मैं उल्टा अलग था, क्योंकि मेरा काम करने का तरीका था मुझे सफलता हासिल करनी, तो हम दोनों अलग वे में काम करते थे। वो बिल्कुल स्लो वे में काम करते थे, मैं फास्ट वे में काम करता था। और रही बात ऐसी कि जब पिता का साया, और बच्चों को बोलता हूँ कि यार आप जितने भी यंग जनरेशन है पिता के पास बैठो, बात करो उनसे, उनको अपने सारी प्रॉब्लम शेयर करो, उनके साथ बैठो, चर्चा करो। बोले ऐसा हो गया है, आज वैसा गया, पिता के साथ घूमने जाओ, पिता को फ्लाइट में लेके जाओ, पिता को ट्रेन में लेके जाओ। आपके पास पैसा है तो पिता को घुमाओ ना, माता पिता दोनों को घुमाओ। क्यों घुमाना बहुत ज़रूरी है। जब मेरे फादर गुजर गए तो मुझे फील हुआ कि यार मैं कभी फुर्सत से उनके पास बैठ भी नहीं पाया। मेरा काम अलग था, मैं सारे दिन मेरे काम में दौड़ता रहता, वो अपनी जॉब में थे। सैटरडे संडे घर आते थे, तब मुलाकात होती थी। मुलाकात में भी हाँ कैसे हैं, क्या है, मिल लिए, 10 मिनट बैठ लिए। जब वो गुजर गए तो मैं फ़ोटो मेरे मोबाइल में ढूंढता था, मुझे फ़ोटो नहीं मिलते थे स्टेटस लगाने के लिए। मुझे फील होने लगा यार मैंने टाइम ही नहीं दिया मेरे पापा को, कभी फुर्सत से उनके साथ बैठा भी नहीं, कभी चर्चा भी नहीं की, कभी उनके साथ घूमने भी नहीं गया। तो ये फील हमेशा रहता है, मुझे आज भी रहता है। और हमारे पास इतना पैसा था, हमने कमाया था, क्या काम का, जब मैं बचा ही नहीं पाया मेरे फादर को। तो ये चीज़ें जीवन में, पैसा बड़ा मायने नहीं रखता है, आपका रिलेशन मायने रखता है। इसलिए माता पिता के साथ सेलिब्रेट करिए, उनका जन्मदिन मनाइए, ठीक है ना। उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिताइए, उनको खुशी देने का कोशिश करिए जितना खुशी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको जीवन में एक सुकून महसूस होगा। और जिस दिन वो गुजर जाएंगे ना, तो वो पल को जब आप याद करोगे ना, तो काफ़ी सुकून आपको मिलेगा उस चीज़ को लेकर। इसलिए रोल मॉडल पहले फादर हैं, उसके बाद रतन टाटा। कितना सिंपल आदमी, ना तो उसके पास वो कोई ब्रांड का कपड़ा, ना ब्रांड का सूट, खुद ही ड्राइव करता है, खुद ही चलता है। मतलब उनका था कि दुनिया पत्थर मारती। मेरा काम था लोग मेरे बारे में बहुत नेगेटिव बोलते थे तो मैं हताश हो जाता था। जब मैंने रतन टाटा जी को पढ़ा तो उन्होंने बोला कि दुनिया जब पत्थर मारे उसका घर बना लो रहने के लिए, उस पत्थरों को इकट्ठा करो, उससे महल बनाओ। ये रतन टाटा जी का वाक्य था। तो रतन टाटा ने जो सिंपली जीवन में अपनाई है ना सादगी, वो सादगी भी आपके पास होनी चाहिए। एक वाक्य मैंने कहीं देखा था रतन टाटा जी का, एक राजनेता हैं बड़े, जिन्होंने बोला था कि रतन टाटा जी मेरे घर पे आ रहे थे और वो अपना रास्ता भूल गए। तो हमने बोला कि सर, बात किया, रतन टाटा जी को फ़ोन किया कि सर मैं रास्ता भूल गया हूँ, कहाँ जाना है। तो नेताजी ने बोला कि सर आप अपने ड्राइवर को दीजिए। बोले सर ड्राइवर है ही नहीं, मैं खुद ही ड्राइव कर रहा हूँ। आप सोचिए इतनी बड़ी इंडस्ट्री का मालिक खुद ड्राइव करके आ रहा है। तो मतलब उसमें सादगी थी, और उन्होंने अपने बिजनेस को एक एथिक्स के साथ, ईमानदारी के साथ इतने बड़े लेवल पे लेके गए। तो जो भी यंग जनरेशन है, ऐसा नहीं है किसी की जीवनी से आप नहीं पढ़ें। मैं तो कहता हूँ सबकी किताबें पढ़नी चाहिए। अंबानी हो, अडानी हो, रतन टाटा हो, ये बिजनेसमैन जितने भी हैं इनकी जीवनी को पढ़ना चाहिए, जिन्होंने किस तरह से संघर्ष करके आगे तक बढ़े हैं।
इससे आपको बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा काम करने का। तो ऐसा नहीं है कि कोई ख़राब है या कोई नहीं, बड़े राजनेता की पढ़िए, ठीक है ना, उनसे भी आपको सीखने, चाणक्य की पढ़िए, उनसे भी सीखने को मिलेगा। तो मैं जब भी अपने आप को नर्वस फील करता हूँ तो ज़रूर उनको पढ़ता हूँ। जैसे अंबानी, धीरू भाई अंबानी, उनको भी मतलब लोग बहुत आदर्श मानते हैं। तो मतलब धीरू भाई अंबानी ने क्या किया, एक पेट्रोल पंप पे तो वो तेल भरने का काम करते थे। उस आदमी ने सोचा कि एक दिन मेरे सब जगह पेट्रोल पंप गए, जिसको भी बोला होगा दोस्त भी हंसा होगा 5 वाला, अरे क्या मजाक कर रहा है, कभी हो सकता है ऐसा क्या। आज देखिए दुनिया में उसके ही पंप है, रिलायंस के बड़े पंप है। मोबाइल को लेकर सपना लाया, मोबाइल सक्सेस करते हैं। तो जीवन में ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने संघर्ष नहीं किया। और ज़िंदगी में एक बात याद रखिएगा कि अगर आपको बड़ा एम्पायर खड़ा करना है तो आपका एक जनरेशन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मतलब आपकी एक पीढ़ी उस एम्पायर को खड़ा करने में चली जाएगी। धीरू भाई अंबानी की चलेगी, जैसे भी बड़े बड़े उद्योगपति थे उनकी चलेगी, ठीक है, उनकी आने वाली जनरेशन उसका आनंद ले सकती है। तो मेरी जनरेशन में मेरी जीवन तो इसी सेक्रीफाइस में जाएगा कि इस इंडस्ट्री को खड़ा करूँ मैं, ठीक है ना। तो इसलिए मेरे को भी ऐसा लग गया कि नहीं, अपने को सेक्रीफाइस करना है, इस इंडस्ट्री को खड़ा करना है। तो ये दोनों मेरे आदर्श रहे हैं हमेशा, और मैं इनको बड़ा याद भी करता हूँ। आज दोनों मेरे पिताजी भी अभी इस दुनिया में नहीं है, रतन टाटा जी भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो लोगों के दिलों में है। मेरे फादर मेरे दिलों में हैं। और मेरे फादर का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, उनका नाम लेके मैं किसी के पास गया हूँ ना, तो किसी ने बिठा कर, यार उनका लड़का है क्या, बैठ बैठ चाय पिलाया, एक अच्छा रेस्पेक्ट दिया है। तो मुझे लगा, कभी उन्होंने मेरी मुंह पे प्रशंसा नहीं की। मैं हमेशा कहता इतना अच्छा काम करता हूँ। पापा ने कभी ये नहीं बोला कि यार बेस्ट काम करता है, उन्होंने कभी नहीं बोला मुझे बेस्ट बोले इससे भी बेस्ट करके दिखा। लेकिन जब मैं मेरे पापा के अधिकारियों से या उनके कर्मचारियों से मिलता था तो वो बोलते थे कि आपके फादर आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं। तो पापा ने कभी मुंह पे प्रशंसा नहीं की, लेकिन पीठ पे से प्रशंसा की, हाँ मेरा बेटा अच्छा काम करता है। ये दोनों रोल मॉडल है मेरे। ऑर्गेनिक फार्मिंग में आने वाले फ्यूचर में आपका कोई नवीन प्लान है क्या? ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग अभी यहाँ पर जीरा होता है, और मुझे शुरू से काफ़ी लंबे टाइम से हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग B2B में काम कर रहे हैं, बल्क में काम कर रहे हैं। ITC को दे रहे हैं, नेस्ले को दे रहे हैं, बड़ी ब्रांड जितनी भी हैं उन सब MDH को दे रहे हैं, रामदेव मसाला को दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं माल। हमारा वेंडर है, हम लोग उनको सप्लाई देते हैं, बड़े बड़े बिग प्लेयर को हम सप्लाई दे रहे हैं। लेकिन अभी तक हम कंज्यूमर तक नहीं पहुँचे हैं। रैपिड ऑर्गेनिक है वो कंज्यूमर तक नहीं पहुँचा है, हम लोग लोगों के घरों तक नहीं पहुँचे हैं। तो हम लोगों ने सोचा यार कुछ करना चाहिए हम लोगों को। तो हम लोगों ने अभी, और वो भी क्या करना है, मेरे क्षेत्र के प्रोडक्ट के ऊपर करना है। जीरे पे हम लोग काफ़ी टाइम से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि हम ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाएं जो जीरे का हो। तो अभी हम लोग जीरा चाय करके लॉन्च कर रहे हैं। तो मतलब हर्बल टी है, जैसा तुलसी टी आता है, जैसे ऐसा ऐसा हम लोगों ने जीरे का चाय बनाया, जिससे आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो वो पेट के लिए बहुत रामबाण दवा बोलते हैं। हमारे पौराणिक में लोग जीरे को लेकर, जीरे का पानी, जीरे का कुछ ना कुछ अलग अलग, हम छाछ में जीरा क्यों डालते हैं, इसके भी कई लॉजिक हैं आयुर्वेद के अंदर। तो हम लोगों ने उस कॉन्सेप्ट को लेकर एक जीरा चाय बनाया है, और जल्दी ही हम उसको लॉन्च करेंगे आने वाले टाइम के अंदर। और हम हमारा नया एक सांचौर में इंडस्ट्री भी लगा रहे हैं, वो भी हमारा एक नया आने वाला कॉन्सेप्ट है। तो इन 2 चीज़ें, और तीसरा हम लोग कर रहे हैं, एक हम लोग एक रथ निकाल रहे हैं, जैविक रथ, उसकी भी तैयारी चालू है हमारी। तो हम लोग आने वाले टाइम में हर ग्राम पंचायत में जैविक की अलग जगाने के लिए काम करेंगे। हर गांव में जाएंगे, किसानों को जैविक के बारे में समझाएंगे और किसानों को प्रमोट करेंगे जैविक के बारे में। उसको लेकर भी हमारा एक कॉन्सेप्ट चलने वाला है अभी। जैसे प्रोटीन को लेकर कोई खाद्य फूड का कोई भी प्रोजेक्ट लगा रहे? प्रोटीन को लेकर देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर किनोवा करके एक बाजरा है, जिसको अपने क्षेत्र में बहुत होता है यहाँ पर, और हर किसान उसको लगा रहा है। ये हम लोग पेरू से इसको कॉन्ट्रैक्ट करके लाए थे। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो इसको इंपोर्ट करके लाती थी और यहाँ पर लगाती थी, तो हमने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और यहाँ पर हम फर्स्ट टाइम पे किनोवा की खेती कराई। किसान इसको करने को तैयार नहीं थे, तो किसानों से एग्रीमेंट करके उनको आश्वासन देकर हम लोगों ने ये खेती करवाई। आज कम से कम 3-4 हज़ार टन की खेती अपने क्षेत्र में हो रही है किनोवा को लेके, ठीक है ना। और वो ऑर्गेनिक किनोवा आराम से हो रहा है यहाँ पर, किसानों को बहुत अच्छा उसका उत्पादन मिल रहा है। और एक मतलब बिना पानी की क्रॉप है, कम पानी चाहिए, इसको कोई खाता नहीं है, नील गाय, रोज वगैरह या कुछ भी ऐसे चिड़िया वगैरह उसको खाती है, क्योंकि उसका दाना खा रहा होता है। तो उसको लेकर भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, और किनोवा हम लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं उसके अंदर, और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा बढ़ाने के इसके ऊपर विचार चल रहे हैं हमारे। आने वाले फ्यूचर में आपका कोई खास प्लान या सपना है जैसे आप चाहते हैं? देखिए, आने वाले फ्यूचर में इस कंपनी को और बड़ा लेके जाना है, और हम लोग अभी करीबन
50-60 करोड़ से ऊपर पहुँचे हैं टर्नओवर सालाना। तो हम चाहते हैं इसको 100 करोड़ तक पार करें, और 100 करोड़ का टर्नओवर पार करने का टारगेट है मेरा। प्लस एक सपना है मोदी जी से मिलने का, जो पता नहीं कब पूरा होगा, लेकिन हाँ सपना है, क्योंकि वो एक अच्छे आदमी हैं और उनका एक मार्केटिंग का जो टेक्निक है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो किसी भी चीज़ को कहीं भी जाते हैं, पढ़ के उसके बारे में स्टडी करके और वहाँ जाकर बिना देखे भाषण देते हैं। तो चलो विरोधी हो सकते हैं या नहीं बनता है या राजनीति अलग बात, लेकिन उनकी ये खासियत है, मुझे उनकी वो खासियत बहुत अच्छी लगी कि मार्केटिंग करने का तरीका है उनकी टीम का और उनका बहुत तगड़ा है। अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है वो उनको खूब ही आता है, और आत्मविश्वास बहुत तगड़ा है। वो सबसे पहले भरोसा खुद पे ही करते हैं। तो आदमी को सबसे पहले भरोसा खुद पे ही करना चाहिए, दुनिया करे नहीं करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने आप को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर लीजिए, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दीजिए लोगों को, और अपने आप पर कॉन्फिडेंस कर लीजिए, भरोसा कर लीजिए बस, और कॉन्फिडेंस से अपनी बात को रखिए। नो डाउट आपका काम सक्सेस हो जाएगा। मार्केटिंग का ये रूल ही है, आपको अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ें, और आप अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरह से बता सकें, तभी आपका प्रोडक्ट बिकेगा। LIC एजेंट है तो अपने बारे में पूरा परफेक्ट बताता है, तभी पॉलिसी लेते हैं लोग। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई क्या बेचने आ रहा है, कोई क्या बेचने आ रहा है, लेकिन जो अच्छा एक्सप्लेन कर पाता है वो बिक जाता है। और जो अच्छा है, और मारवाड़ी में क्या होता है, दिखता है वो बिकता है, दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं, सीधे सीधी बात है। तो मैंने मार्केटिंग पे तो PhD कर रखा है, आप समझिए ना। मार्केटिंग में मुझे पास इतना भगवान ने स्किल दिया है कि मुझे कुछ भी चीज़ बेचना है तो मेरे को बेचने का ताकत है, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट में दम है। हम ऐसा नहीं है कि कुछ भी बेच रहे हैं, हम लोग अच्छा प्रोडक्ट बना के, हेल्दी प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में देते हैं, लोगों को देते हैं, और 100% कॉन्फिडेंस से देते हैं कि हमारा मटेरियल शुद्ध है। अभी आपका रूटीन क्या है? रूटीन बेसिकली नॉर्मल जो इंसान का रहता है वही है। सुबह करीबन 7-1 बजे जग जाता हूँ मैं, और उसके बाद 10 बजे ऑफिस आता हूँ। 10 से लगाकर 1 बजे तक ऑफिस में रहता हूँ, 1 से 2 मेरा लंच टाइम रहता है, और 2 बजे से लगाकर वापस 8 बजे तक ऑफिस में बैठता हूँ। और संडे को छुट्टी रहता है हमारा बेसिकली। और ये रूटीन टाइम है। ट्रैवलिंग काफ़ी रहता है मेरा, ऊंझा में प्लांट है तो काफ़ी ऊंझा जाता रहता हूँ, यहाँ आता रहता हूँ। और जितने भी कॉन्फ्रेंस हैं, एग्जीबिशंस हैं, वहाँ पर पार्टिसिपेट करना, एग्जीबिशन में लगाना। और पहला एग्जीबिशन भी हम लोगों ने लगाया था उधार के पैसे लेके। हम लोग बॉम्बे में एक एग्जीबिशन लगा था, तब हमारा फर्स्ट टाइम क्लिक हुआ था, जो जापान की कंपनी के साथ, जो हम लोगों ने हिंदू सिंह जी के यहाँ पर विजिट करवाया था हमारे। तो वो एक दोस्त से पैसे लिए, 40,000 में स्टॉल मिल रहा था वहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। तो हमें जाना था तो पैसे नहीं थे हमारे पास, और उन्होंने बिल भेजा, बोले 40,000 में आपका दुकान लगेगा यहाँ पर। हमने बोला यार कैसे हो, लेकिन स्टॉल तो लगाना, हमारा जीरा लेके जाना है वहाँ पर। हम लोगों ने पहली बार 40,000 रुपये किसी दोस्त से मांगे। दोस्त से मांग के मैं वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद मैंने स्टॉल लगाया, और जीरे की महक और खुशबू इतनी तगड़ी थी कि हम जो जितना जीरा लेके गए सब बिक गया। बॉम्बे वालों ने हमारा 500 रुपये में जीरा खरीद लिया किलो पे, ठीक है ना। और वहाँ पर हमें जापान का एक बायर मिल गया एग्जीबिशन में, और हमें लगा कि यार ये बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसलिए दुनिया में ये जितने एग्जीबिशन लगते हैं ना, उनमें विजिट करना चाहिए, उनमें जाकर अपने आप को एक्सप्लेन करना चाहिए। जब तक आप दिखाओगे नहीं दुनिया को, काम नहीं कर पाओगे। तो ये है। दूसरा एक और था कि छोटे शहर में बैठ के काम कर रहा हूँ मैं। ये भी लोग मुझे बहुत बोलते थे, बोले साचोर में बैठ के क्या एक्सपोर्ट कर पाएगा, यहाँ कैसे कंपनी चलेगा, या ना ट्रांसपोर्टेशन है, ना एनवायरनमेंट है, ना ऑफिस है, कुछ भी नहीं है। मैंने बोला नहीं, साचोर में बैठ के करूँगा। तो हम लोगों ने जब छोटे शहर से काम किया तो मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ मैं छोटे शहर से आता हूँ। हाँ, ये जैसे कोट पहनने का ढंग नहीं आता था, कपड़े पहनने का ढंग नहीं आता, क्योंकि गांव में रहे हैं, कस्बे में रहे हैं, वही देसी अंदाज चलता था अपना। जैसे जैसे लोगों से मिला तो सब चीज़ें सीखा मैं भी, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और कैसे काम कर सकते हैं हम लोग उसको। तो ये छोटे शहर में या बड़े शहर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बॉम्बे में बैठ के आप काम कर सकते हो, वो यहाँ बैठ के भी कर सकते, बस काबिलियत होनी चाहिए, नो डाउट, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप में वो काबिलियत नहीं, आप बॉम्बे जाके काम करते हैं। बॉम्बे जाने के बाद भी कई जने रिटर्न हो गए बॉम्बे से, सक्सेस नहीं हो पाए, ठीक है ना। और यहाँ बैठ के सक्सेस होते, इसलिए मेरे खर्चे कम हैं यहाँ बैठने से। मुझे यहाँ घर का एनवायरनमेंट मिलता है, घर के लोग मिलते हैं, घर के साथ रह सकता हूँ, दिमाग बड़ा प्रेशराइज नहीं रहता है। बॉम्बे में रहता हूँ तो दुनिया भर के खर्चे हैं, उनको प्रेशराइज करना। तो मेरे काफ़ी दोस्तों ने बोला यार बॉम्बे चल, वहाँ पैसा कमाएंगे, या क्या है साचोर में कुछ नहीं है। मैंने बोला नहीं, साचोर में ही काम करेंगे, क्योंकि अपनी मातृभूमि से जुड़ा हमेशा होना चाहिए आदमी का, और वो मेरा था। मैं घर से ही काम करूँगा।
तो घर से कितना आज लोग मुझे मिलने आ रहे हैं, यूरोप से लोग आ रहे हैं, यूएस से लोग आ रहे हैं, जापान से लोग आ रहे हैं, दुबई से लोग आ रहे हैं, सांचौर में आ रहे हैं, सांचौर में विजिट कर रहे हैं। और मैं यहाँ बैठता हूँ तो मुझे स्पेशली यहाँ मिलने आते हैं, योगेश जोशी से मिलना है। तो अपने आप को ब्रांड बनाओ, और एरिया कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, काबिलियत होनी चाहिए काम करने की, तो आप सक्सेस हो। आजकल जैसे कई युवा यूजी और पीजी करके बिजनेस लाइन में आना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप उनको किस प्रकार सलाह देंगे? देखिए, यूजी, पीजी, एमबीए, बीबीए जो भी करना करके, मैं तो कह रहा हूँ या तो आप जॉब में जाइए, आईएएस, आईपीएस जो भी अधिकारी बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट अधिकारी बनिए, बेटर है। अगर नहीं है तो आप जॉब में, ये बिज़नेस में आइए। देखिए, बिज़नेस में आना बहुत ज़रूरी है। बिज़नेस में आने से आपका आर्थिक स्थिति तो अच्छा होता है, लेकिन आप कितने लोगों को रोज़गार देते हैं। आपकी एक इंडस्ट्री चलेगी तो कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा, कितने लोगों का पेट आपसे पलता है। तो हमेशा वो वाला फील रखिए ना। जॉब तो करना ही है, जॉब करिए, जॉब के साथ काम करिए, और जॉब भी करें तो एक ईमानदारी से करिए, डेडिकेट होकर जॉब करना है किसी भी प्रति। ऐसा नहीं है कि जॉब कर रहे हैं, आपका मन कहीं भटक रहा है, आपका काम करने का वो नहीं है। इसलिए हमेशा जितने भी लोग हैं, ग्रेजुएशन होने के बाद हैं, अच्छा लाइन चुनें, क्या करना है, अच्छा कॉन्सेप्ट लें, अपने गुरु, अपने माता पिता, अपने दोस्त, कोई भी आपका आइडियल है उसको पढ़ें, उसको सीखें, उसके वीडियो देखें। आजकल तो सोशल मीडिया पे कितना कंटेंट है, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है सोशल मीडिया पे, कहीं जाना ही नहीं है आपको। क्योंकि आप किसी के बारे में, दुनिया भर के मोटिवेशन स्पीकर हैं, दुनिया भर के कोच हैं, दुनिया भर के इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, दुनिया भर के प्रोग्राम चल रहे हैं जहाँ अटेंड होकर आप सीख सकते हैं, अपना स्किल डेवलप करें। हम तो जब 2009 से आए, 10 से आए, तो हमारा तो कोई स्किल ही नहीं था, बोलना ही नहीं आता था, बड़े ऑफिस में जाने से डरते थे, किसी से क्या बात करेंगे, कैसे बात करेंगे। मेरा खुद का कंपनी था, फिर भी मैंने अपना विजिटिंग कार्ड डायरेक्टर का नहीं दिया, क्योंकि मेरी हाइट, पर्सनैलिटी बिल्कुल छोटी थी। इसलिए मैं कहीं जाता था, बोले कंपनी का डायरेक्टर ये है, तो कोई ऑर्डर भी नहीं देगा। तो मैंने हमेशा बोला, सर मैं मैनेजर हूँ, कंपनी रैपिड ऑर्गेनिक किसी और का है। इस टाइप से शुरुआत में किया, क्योंकि देखिए, आदमी को भरोसा भी होना चाहिए, जो आपके साथ बिजनेस कर रहा है वो आपका पार्टनर है। और मारवाड़ी में हमारी कहावत है कि हम लोग तो ग्राहक को भगवान मानते हैं। तो ग्राहक वो देवता है, हमारे लिए भगवान है, उसके साथ किसी प्रकार का चीटिंग नहीं होना चाहिए। तो वो हमेशा कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में रखा है, ग्राहक की प्राथमिकता पहली है, कस्टमर की प्राथमिकता पहली है, उसके लिए उसको कहीं भी तकलीफ नहीं हो, उस हिसाब से काम करना है। एक सर, जैसे 10 साल पहले सांचौर और आज एक 10 साल के बाद में जिस प्रकार से टेक्निकल डेवलप हुआ है सांचौर के अंदर, उस पर आपके क्या विचार है? सांचौर साहब एक रैपिड की तरह, मेरा कंपनी का जो नाम है उसकी तरह तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। हाँ, और सांचौर के अंदर जिस तरह के नए नए प्लेटफॉर्म आए हैं, नए नए लोग यहाँ पर आ गए हैं, नए नए कॉन्सेप्ट सांचौर में आने लगे। सांचौर एक आज की तारीख में बहुत बड़ी सिटी बन गया है। आप देखिए आसपास के अंदर सांचौर कितना डेवलप है, और सांचौर के अंदर दुनिया भर के अलग अलग इंस्टीट्यूट, कॉलेज, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। जैसे आपका अभी तीखो ऐप भी है, एग्जाम्पल के तौर पे। मैंने सांचौर, मुझे पता भी नहीं था कि तीखो आपका है। मुझे कुछ चाहिए था तो मैंने एक होटल में फ़ोन किया कि यार ये मैं लड़का भेज रहा हूँ, इसके साथ आप भेज देना। बोले नहीं नहीं, लड़का मत भेजना, आप तीखो ऐप डाउनलोड कर लो। तो मैंने बोला सांचौर में भी कोई ऐप है क्या? तो बोले हाँ सर ऐप है। मैं डाउनलोड किया, डाउनलोड करके फटाक से ऑर्डर दिया, इमीडिएटली मेरे घर के अंदर प्रोडक्ट आ गया। उसके बाद अब मेरी बेटी, मेरी फैमिली में सारे लोग उस तीखो ऐप के आदी हो गए हैं। कुछ भी चाहिए तीखो ऐप से मंगा लो। तो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और मैं आपके इस कॉन्सेप्ट को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका ये तीखो ऐप सांचौर में नहीं बल्कि पूरे इंडिया तक पहुँचे, क्योंकि अच्छा स्टार्टअप है, और अच्छा स्टार्टअप में हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। तो जहाँ कोशिश मिलेगी हम भी प्रमोट करेंगे तीखो को, और एक अच्छा कॉन्सेप्ट है लोगों को अच्छा फूड दिलाने का। आप बिजनेस खड़ा करने में अपने जीवन में किस प्रकार की तकलीफें झेली है? बिज़नेस खड़ा करने में काफ़ी तकलीफ़ें झेली है, और मतलब मेरे परिवार ने तो काफ़ी सपोर्ट किया है मुझे, लेकिन जब आसपास रिलेशन वाले, समाज वाले और दोस्त यार, उन सब में ऐसा फील रहता था कि पता नहीं क्या करेगा, सक्सेस हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और एक नेगेटिव थॉट हमेशा रहता था। और मतलब किसी से सपोर्ट मांगा तो सपोर्ट मिला नहीं है, मतलब उन्होंने बोला पता नहीं क्या कर रहा है, सपोर्ट नहीं देते थे। जब सफलता मिल गई उसके बाद सभी के थॉट बदल गए, सभी की बातें बदल गई, ठीक है ना। योगेश से योगेश जी हो गए आप। तो मतलब ये सब चीज़ें
इसी हिसाब से होती रहती है कि जीवन में आप तरक्की करोगे तो आपके जितने विरोधी हैं अपने आप ऑटोमेटिक चुप हो जाएंगे। जब दुनिया आपके बारे में नेगेटिव सोचती है, दुनिया आपके बारे में अलग दिमाग में थॉट रखती है, आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किसी से मदद मांग रहे हैं, नहीं मिल रही है, और समाज में, परिवार में काफ़ी लोग आप पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा नेगेटिविटी तो रहती है तकलीफ़ को लेकर, और सपोर्ट नहीं मिलता है। आजकल तो लोगों को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, उस टाइम हमें नहीं मिल रहा था। तो उस टाइम हम लोगों ने इस सब नेगेटिविटी को दूर रखकर एक अच्छा एनवायरनमेंट पैदा किया मैंने, और मैं सोचता था कि नहीं, किसी के बारे में नहीं सोचना है और अपने को अच्छा काम करना है। इसीलिए मतलब उनके बारे में दोस्त किसी ने क्या खूब कहा है, मतलब 2 लाइन मैं याद रखता हूँ हमेशा, ये तो बताना चाहूँगा। मैंने बिगड़ते समय के साथ बदलते चेहरे देखे हैं, मैंने बिगड़ते समय के साथ बदलते चेहरे देखे हैं, बिखरे दिल और गम गहरे देखे हैं, बिखरे दिल और गम गहरे देखे हैं, ये मुकाम मुझे विरासत में नहीं मिला, मैंने कई ठोकरें खाई हैं, तब दिन सुनहरे देखे हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान किया, बस ठान लिया तो ठान लिया। आजकल जैसे कई लोग बार बार असफल हो रहे हैं, जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर या फिर बिजनेस को लेकर, उनके लिए आपका क्या सुझाव है? देखिए, असफलता एक ऐसा पहलू है जो जीवन में हर व्यक्ति के आता है, और ऐसा नहीं है कि आपने पहली बार ही आपने स्टार्ट किया और उसमें आप सफल हो जाओगे। तो असफलता जीवन में आएगी, और आप लगातार असफल होते गए तो उस असफलता से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए हरिवंश राय बच्चन साहब की एक डायलॉग है या कविता कह सकते हैं जिसको, जो काफ़ी वायरल है इस चीज़ को लेकर, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और स्वीकार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसलिए जितने भी असफल लोग हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और आपके सफलता में अगर असफलता नहीं है तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसलिए असफल होना भी बहुत ज़रूरी है। असफलता होगी तब आपको पता चलेगा कौन अपना है, कौन पराया है, क्या गलतियां रह गई है, इसको क्या सुधार करना है, वो जीवन में आपको असफल होंगे तभी पता चलेगा। इसलिए मैं भी बहुत बार असफल हुआ हूँ कई कई चीज़ों को लेकर, और आज भी कई चीज़ें करते हैं तो उसमें असफलता मिलती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग मास्टर हो गए हैं कि हर काम को सक्सेस कर सकते हैं, नहीं होता है। कई हम लोगों ने नया कुछ चीज़ बनाया, वो असफल हो गया हमारा। तो इसलिए कभी भी ये चीज़, और असफलता हमेशा आपको सिखा के जाएगी। और मैं मानता हूँ जो असफल बार बार असफल होता है ना, वो आदमी पागल नहीं है, वो PhD होल्डर है। उसके पास जितना ज्ञान है उतना सफलता वाले के पास नहीं है, क्योंकि उसने सीखा है इस चीज़ों को। हो सकता है उसका किस्मत साथ नहीं दे रही है, इसलिए वो असफल रह गया है। तो इसलिए आप असफल व्यक्ति को भी कभी भी ऐसा मत सोचिए कि वो सही काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि असफल व्यक्ति ही वो, कम से कम आप 12वीं पास, एक मूवी आया था आपने देखा होगा, उसमें वो कितनी बार असफल होता है, कितने बार कार्य करता है, और कार्य करने लास्ट में जाकर भी वो पास आउट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि असफल व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। असफल व्यक्ति एक PhD होल्डर है, हमेशा असफलता से उसने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि वो सफलता वाले के पास भी इतना ज्ञान नहीं है। हो सकता है उसका किस्मत खराब है तो वो आगे नहीं बढ़ पाया। बाकी असफल व्यक्ति कभी भी हताश नहीं होना चाहिए उसको, और उसको आगे बढ़ते रहना चाहिए। आज आप एक सामाजिक सरोकार सत्यपुर क्लब से जुड़े हुए हैं, उसमें आपकी क्या भूमिका रहती है? देखिए, सत्यपुर क्लब हम लोगों ने 2016 में स्टार्ट किया था। 2016 में मतलब हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, 10 यंग लड़के थे हम लोगों ने आपस में इसका ग्रुप बनाया, और हमने सोचा कि यार इस ग्रुप से हम लोग किसी गरीब की या किसी सामाजिक सरोकार के तहत इसकी लोगों की हेल्प के लिए इस ग्रुप को बताएं। इस ग्रुप को बनाने में यहाँ का पुलिस प्रशासन हमारे साथ था। पुलिस प्रशासन ने भी हमें सहयोग किया कि आप इस ग्रुप को बनाइए और लोगों की मदद तक कहाँ तक पहुँच सकती है इसको पहुँचाना है। 2016 में हमने पहली बार, एक अखबार होकर था जिसका 4 रास्ते पे डेथ हो गया, हमने उसके लिए, परिवार का आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, हमने उस ग्रुप में डाला। ग्रुप में डालते ही तुरंत हमारे पास धनराशि आनी शुरू हो गई। कोई 1000 दे रहा है, कोई 2000 दे रहा है, कोई 5000 दे रहा है, जितने प्रवासी है वो पैसा लग गए, जितने यहाँ के लोग पैसा, ऐसे करके 1.5 लाख रुपये इकट्ठा हो गया। हमने वो 1.5 लाख रुपये ले जाकर उसको दिया। उसके परिवार के लिए बहुत बड़ा संबल था 1.5 लाख रुपये राशि, जिसके परिवार में एक डेथ हो रखी है।
ऐसा हम लोगों ने बहुत सारे काम, हमें लगा कि यार इसको हमें फाउंडेशन बनाना चाहिए। तो सत्यपुर क्लब से हमने 2017 में इसका रजिस्ट्रेशन करवा दिया और 2017 में इसको क्लब, सत्यपुर क्लब को एक विधिवत क्लब बना दिया हम लोगों ने। और बहुत सारे काम, बस जैसे फ्लड आया था तो फ्लड में हमारे पास 10 लाख तक का ग्रांट आया, लोगों से चंदा आया, हम लोगों ने बहुत सारी सेवाएं की लोगों की। आज भी लगातार सत्यपुर क्लब सामाजिक सरोकार में टॉप नंबर पे काम कर रहा है। और अभी रिसेंटली हमारे क्लब का एक एम्बुलेंस चलता है जिसका नाम है सौवाहिनी, ठीक है, सौवाहिनी है, जिसमें पूरे साचौर और चितलवाड़ा 2 बेल्ट के अंदर वो सौवाहिनी किसी भी मृत बॉडी को घर फ्री ऑफ पहुंचाने का काम करती है, शव को ले जाने का काम करती है। अगर आपके किसी हॉस्पिटल में किसी भी पारिवारिक रिलेशन वाले की डेथ हो गई है और आपकी स्थिति कमज़ोर है, आप इतना एफर्ट्स नहीं कर पा रहे हैं, अपनी वहाँ पर 4-5 हज़ार रुपये नहीं दे पा रहे हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपको सम्मानजनक आपके उस शव को, ठीक है ना, हम घर तक पहुँचाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। और ये हमारे क्लब के एक आदर्श हैं, संरक्षक कह सकते हैं, श्री बाबूलाल जी भंसाली, जो हाड़ेचा के बहुत बड़े उद्योगपति हैं। वो हम सबके आदर्श हैं और उनको देखकर भी हज़ारों लोग सीखते हैं। उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। उनके पास हम ये कॉन्सेप्ट लेके गए थे, हम लोग उनके पास गए और उनको बोला कि ये कॉन्सेप्ट है हमारा और हम एक एम्बुलेंस चाहते हैं। एम्बुलेंस तो बहुत है लेकिन सौवाहिनी चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये आइडिया तुम्हारे पास कहाँ से आया, पहले तो ये बताओ मुझे। तो हम लोगों ने बताया कि साहब मेहता हॉस्पिटल में एक इलेक्ट्रिशियन था, उसकी डेथ हो गई थी, उसकी बॉडी को जबलपुर पहुंचाना था और हम पहुंचा नहीं पा रहे थे। किसी ने मुझे सूचना दी क्लब के माध्यम से, मैं मौके पे गया तो उसकी स्थिति बहुत नाजुक थी, उसकी धर्मपत्नी रो रही है, बॉडी मतलब नीचे सो रखी हुई है और सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसकी बॉडी को पहुँचा दूँ। तो हम लोगों ने ग्रुप में डाला। ग्रुप में डालते ही जो हमारे सांसद थे श्री देवजी पटेल, उनके भाई साहब है रमेश जी, उन्होंने तुरंत कांटेक्ट किया। उन्होंने बोला जितना खर्चा होगा मैं दूंगा, इस बॉडी को आप पहुँचाओ। हमने तुरंत पहुँच। उस दिन मेरे दिमाग में क्लिक कर गया, यार साचौर में इसको सौवाहिनी को लाना बहुत ज़रूरी है। तब जाके हम लोगों ने बाबूलाल जी भंसाली को एक कॉन्सेप्ट दिया और उन्होंने हमारे कॉन्सेप्ट को स्वीकार किया। इमीडिएटली उन्होंने 15 लाख रुपए की खर्च करके एक सौवाहिनी साचौर में दी है, जो ट्रॉमा सेंटर में खड़ी रहती है, ठीक है ना। आप कभी भी उस चीज़ की ज़रूरत पड़े, उस एम्बुलेंस के फ्री ऑफ कॉस्ट है, साचौर चितलवाड़ा के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। 1 रुपया भी आपको खर्च नहीं करना है। आपको जब भी ज़रूरत पड़े आप हमें कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं, सत्यपुर क्लब के कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट पे भी हमारे नंबर है, एम्बुलेंस पे भी हमारे नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हैं, इमीडिएटली आपको वो अवेलेबल हो जाएगी। सेकेंडली, सत्यपुर क्लब ने गौ माता के लिए भी गर्मियों में बड़ा तकलीफ था, तो पानी के टैंकर 1100 टैंकर हम लोगों ने सप्लाई किए, वो भी बाबूलाल जी भंसाली ने हमें सहयोग किया। उसके अलावा भी हम लोग अलग अलग सोचे, दांता में एक परिवार है, उसके परिवार को भी मदद के लिए हमारे भामाशाहों ने सहयोग किया। तो ऐसे बहुत सारे सहयोग मिलते रहते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो माध्यम हूँ मैं, मेरा क्लब वो माध्यम है, या हमारा जो एसोसिएशन हमने 10 लड़कों ने मिलकर बनाया था वो हमारा एक माध्यम है कि हम लोग एक बहुत बड़े उद्योगपति से या बहुत बड़े भामाशाह से धन को लेकर गरीब तक पहुँचा रहे हैं। उनके पास समय नहीं है इस चीज़ का करने के लिए और वो लोग उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो हम लोगों ने एक माध्यम बनाया है सत्यपुर क्लब, जो काफ़ी लोगों को मदद पहुंचा रहा है और आने वाले टाइम के अंदर हम आशा रखते हैं कि बहुत ज़्यादा मदद करें और जितना हो सके गरीब लोगों तक पहुँचें हम लोग। यही सत्यपुर क्लब है। सत्यपुर क्लब का भी अच्छा कॉन्सेप्ट है। हम लोगों ने अकाउंट खोल दिया बैंक में, संस्था बना ली, इसमें हमारे पदाधिकारी भी हैं और पूरी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। साचौर के प्रतिष्ठित व्यक्ति, पुलिस अधिकारी, साचौर के बड़े अधिकारी, प्रवासी, इसके सारे मेंबर्स हैं और हम हर साल इसमें छोटा मोटा सामाजिक सरोकार का कार्य करते रहते हैं।